स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। पिंक सिटी जयपुर से आपका स्वागत है। मैं लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था। मैं लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल कर रही थी और बाहर मेरी माँ सबसे कह रही थी कि मेरा बेटा या बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। बहुत उम्मीद है तुम सभी से। उस उम्मीद पर तुम्हें कायम होना है, उस उम्मीद को सही साबित करके दिखलाना है। उस माँ बाप के आंख में खुशी का आंसू तुम्हारा होना चाहिए जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। ये आज वाली क्लास जो आपके सामने आ रही है, और जितने भी बिहार पुलिस के बच्चे हैं उन सभी का स्वागत है। बाकी जिनको भी ये मौका मिल रहा है क्लास देखने का, बस इतना ही कहूँगा आपसे कि मैं ऐसा चाहता था कि शनिवार को भी मैं आपको खाली ना छोड़ूं, मैं आपको यहाँ पर लाने के लिए मजबूर करूं। मुझे नहीं पता मैं कितना सफल होऊंगा, कितना असफल होने वाला हूं, पर मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि अर्जुन सीरीज या फिर जो ये स्पेशल क्लास आपके लिए आ रही है वो आपके सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका अदा करेंगी। तो आज हम बायोलॉजी का रिवीजन करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक बायोलॉजी के होंगे, बॉटनी भी इसके अंदर होने वाली है। तो बायोलॉजी और बॉटनी के महत्वपूर्ण सवाल जो हैं, चाहे आपके हड्डी का हो, चाहे आपके प्लांट किंगडम हो, चाहे प्लांट के हार्मोन हो, चाहे आपके प्लांट मॉर्फोलॉजी क्यों ना हो, इसके अलावा आपके बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, चाहे डिजीज हो, चाहे आपके विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ये सभी टॉपिक जो आपके सामने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आने वाले हैं। 60-70 सवाल मैं पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को। और अगर आपको अच्छा लगेगा ये जो प्रयास है हमारा, तो हम ऐसे प्रयास लगातार आपके सामने करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करूँ मैं आप सभी के सामने। अगर आप तैयार हो तो जय श्री राम बांके बिहारी लाल की जय। तो करूँ शुरुआत अगर आप चाहते हो तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बायोलॉजी का रिवीजन एक तरह से आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन आप जानते होंगे, कुछ क्वेश्चन आप नहीं जानते होंगे। आज कमेंट जो है ऑन रहेंगे, आप आराम से कमेंट करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आज अर्जुन बैच की क्लास नहीं है। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, वरना अगर आपको हैबिट पड़ गई है मेरे साथ पढ़ने की तो आप कमेंट ना भी करो तो भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी विशेषांक है ये आपके सामने। 60 के आसपास सवाल होंगे, 60 सवाल होंगे, और हम 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे के अंदर जो है इन्हें करने का प्रयास करने वाले हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। पौधे श्वसन में ऑप्शन नंबर 1 CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी CO2 लेते हैं लेकिन O2 नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी O2 लेते हैं लेकिन CO2 नहीं छोड़ते हैं। ऐसा जो ऑप्शन आता है ना बेटा, एक कंफ्यूजिंग वाला है। दोस्तों ना, सिंगल में आपसे पूछूं पौधे क्या करते हैं आप समझ जाओगे, लेकिन अगर जब ऐसा ऑप्शन आए तो इसमें कंफ्यूजन होना आपका तय है। करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए, अभी बायोलॉजी पे ध्यान दीजिए ना। देखो दोस्तों, पौधे जो है आपके, देखो एक बात आंसर ध्यान रखना आप लोग जो है, जब भी सवाल ऐसा है तो कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पौधे जो हैं वो CO2 लेते हैं O2 छोड़ते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, श्वसन हो, श्वसन कौन करेगा दोस्तों? सजीव की एक विशेषता होती है। देखो सजीव की कुछ विशेषताएं होती हैं। सजीव की एक विशेषता है कि ये श्वसन करता है ना, रेस्पिरेशन करता है। अब सजीव में पेड़ पौधे भी, प्लांट भी होते हैं, और सजीव के अंदर जो है एनिमल भी होते हैं। दोनों ही दोस्तों होते हैं सजीव में। तो जो सजीव जो होता है ना, ये क्या करता है आपके, सजीव जो है वो करता है आपके श्वसन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सजीव जो है रेस्पिरेशन करता है, और उसमें प्लांट भी होते हैं, उसमें आपके एनिमल भी होते हैं ना। जहां भी रेस्पिरेशन वर्ड आए वहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जहां भी दोस्तों रेस्पिरेशन वर्ड है वहां पर एक बात नोट करना कि O2 ग्रहण करोगे और CO2 छोड़ोगे। ठीक है, जहां भी रेस्पिरेशन है वहां पर O2 ग्रहण करोगे और CO2 छोड़ोगे ना। जहां भी रेस्पिरेशन वर्ड आए वहां पर O2 ग्रहण आपके और CO2 जो है इसका उत्सर्जन होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जो आप लाइन जानते हो ना, वो क्या होती है आपकी, वही होती है कि जब पौधा जो है अगर दोस्तों पौधा है, यहाँ पर ये सूर्य है, तो सूर्य की उपस्थिति में जो पौधा है इसमें दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं ये इसकी पत्ती है। इस पत्ती में यहाँ पर क्या मिला दोस्तों आपके, यहाँ ग्रेना है, और इस ग्रेना के अंदर क्या आपके, ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल या फिर हरित लवक है,
और इस हरित लवक में क्या हो रहा है, ये जो आपके प्रकाश की जो उपस्थिति है इस कारण जो है यह पेड़ पौधे यहाँ से जल ग्रहण करते हैं, यहाँ से CO2 लेते हैं और इसके फलस्वरूप जो है O2 बनाते हैं और साथ में भोजन निर्माण करते हैं। तो CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस आपके O2 है ना। तो इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे भोजन किससे बनाते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। दोनों अलग अलग सवाल दोस्तों ना। ये कब होता है, ये दिन में होता है, ठीक है, जबकि ये आपके हमेशा होती है ना। तो ये दोस्तों हमेशा होती है, ठीक है, ये केवल दिन में होता है। इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात में पेड़ जो है वो आपके O2 ग्रहण करता है, तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए ना। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये जो क्रिया होती है वो कब होती है, दिन में होती है। ये आपके हमेशा होती रहती है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। दिन में क्यों होती है, क्योंकि इसके लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करेगा और क्या छोड़ेगा, आपके O2 जो है उत्पाद के रूप में बनेगा, साथ में भोजन बनेगा, ठीक है। इसी क्रिया के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं ना। इसी रिएक्शन के कारण जो पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है ये होती कहाँ पर, ग्रेना के अंदर होती है। ग्रेना में कहाँ पर होती है, हरित लवक के अंदर होती है। इसलिए जो हरित लवक है उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेड़ पौधों का किचन, ठीक है। तो पादप का रसोई घर कौन होता है, पादप का जो रसोई घर होता है वो कौन है आपके, ये नोट करना क्या है आपकी, ये होता है आपके कौन, हरित लवक। कौन होता है, हरित लवक जो है इसे बोलते हैं पादपों की रसोई। आपको ध्यान रखना, किचन कहते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको रात में पेड़ों के नीचे डाकू आते हैं तो सब पंचायत वाले डाकू तो नहीं आते हैं आपके, है ना। हाँ, तुझे तो ले नहीं गया आज तक डाकू जो है, हाँ डाकू आया और तुझे छोड़ गया, यही तो समस्या है देश की, है ना। तो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर C आंसर है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण और दोस्तों आपके कौन सी है, श्वसन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उल्टा क्या होता है, श्वसन होता है ना। श्वसन के अंदर क्या होगा, O2 ग्रहण करेंगे, CO2 छोड़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करेंगे और O2 आपके छोड़ते हैं दोस्तों ना। अच्छा, मनुष्य में श्वसन जो होता है आपके, ये कहाँ पर होता है, तो मनुष्य में जो श्वसन होता है आपके, ये आपकी जो माइट्रोकॉन्ड्रिया, सो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जब आप श्वसन करते हो तो इसके फलस्वरूप जो है एनर्जी का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, सो जो एनर्जी ये बनती है, ठीक है। देखिए कैसे बनती है दोस्तों, आपने रोटियां ठोक लिया, C6H12O6 है ना, ये रोटी है, आपने रोटी ठोक ली, ठीक है। आपने रोटी ठोक ली, ये हो गया ग्लूकोज, क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज कहते हैं। आप दोस्तों इसको रोटी मान लीजिए, ठीक है। और फिर आप श्वास ले रहे हो, आप O2 ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी, जिसको आप बाहर निकाल देते हो। जल बनेगा दोस्तों, जो पसीने के द्वारा या बाथरूम के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और साथ में एनर्जी बनने वाली है, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी बनती है उसको हम ATP कहते हैं ना। क्या बोलते हैं, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को दोस्तों हम लोग ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। एक ग्लूकोज के अणु से कितने बनेंगे, एक ग्लूकोज के अणु से 38 ATP जो है इसका निर्माण होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकल रही है, ठीक है। इस रिएक्शन में ऊर्जा बाहर निकल रही है ना, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। तो कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई जो श्वसन है वो कैसे रिएक्शन, आपके श्वसन जो है आपके एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, जिसमें एनर्जी आपकी रिलीज होती है ना, जिसमें ऊर्जा जो है ये बाहर निकलती है। इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल भी आता है किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन आपके कौन सा है, ये आपके ऊष्माक्षेपी कौन सी आपके, ये प्रकाश संश्लेषण आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा किस जगत के वर्ग है ना, मोनेरा, जंतु, प्रोटिस्टा, पादप। दोस्तों ना 4 ऑप्शन है।
थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। देखो जब थैलोफाइटा दोस्तों ब्रायोफाइटा की बात करते हैं हम लोग जो है, तो जो प्लांट जो होते हैं ना, इस प्लांट को एक व्यक्ति थे एकलर नाम के, कौन, एकलर नाम के, उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन किया। ठीक है, कैसे किया इन्होंने आपके, उन्होंने कहा कि भाई एक होते हैं अपुष्पोद्भिद, कौन होते हैं, अपुष्पोद्भिद होते हैं, इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या आपके, इन्हें कहते हैं क्रिप्टोगैमस, है ना। एक होते हैं पुष्पोद्भिद, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते लिखना आपके, इन्हें हम कहते हैं इन्हें कहते हैं हम फेनोरोगैमस, है ना। ये फेनोरोगैमस होते हैं, ये आपके क्रिप्टोगैमस होते हैं। ठीक है, जो अपुष्पोद्भिद होते हैं आपके, इसमें ध्यान रखना, इसमें दोस्तों फूल और बीज नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो अपुष्पोद्भिद होते हैं इनमें ये फूल और बीज रहित होते हैं, ये फ्लावर और सीड लेस होते हैं, यहाँ पर फूल और बीज मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फूल और बीज मिलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके 3 तरह के आपके पौधे इसमें आते हैं। एक होते हैं थैलोफाइटा, कौन दोस्तों आपके, थैलोफाइटा होते हैं। एक होते हैं आपके ब्रायोफाइटा, लिखना आपके ब्रायोफाइटा होते हैं। एक होता है टेरिडोफाइटा, कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा ना। ये 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, जो केवल जल में मिलेंगे आपके कौन होंगे, जो केवल जल में मिलते लिखना आपके, वो कौन है आपके, वो है थैलोफाइटा। ठीक है, केवल जल में। जो प्रारंभिक पौधे दोस्तों वो यही थे ना, जो जल और स्थल दोनों पे मिलते हैं आपके, उन्हें कहते हैं ब्रायोफाइटा। और जो जीव जल स्थल दोनों पे मिलता है उसे बोलते हैं उभयचरी। तो पादपों का उभयचरी कौन है, तो पादपों का जो उभयचरी आपके वो कौन आपके, वो है आपके ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके अलावा टेरिडोफाइटा पूछूं आपसे, ये आपके स्थल पे मिलने वाले पौधे हैं। ठीक है, तो केवल स्थल पे मिलने वाले पहले पौधे यही हैं, और इन्हें बोलते हैं पादपों का सरीसृप। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट कहते हैं, पादपों का सरीसृप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम में इनके एग्जाम्पल पूछता है आपसे ना। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है शैवाल, क्या है, एल्गी जो है वो इसका एग्जाम्पल होता है। तो ब्रायोफाइटा जो है आपके सो, इसका एग्जाम्पल पूछूं आपसे तो मार्च लिखिए दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो गया। एक दोस्तों आपके डाउनीशिया आपके इसका एग्जाम्पल है, जो कि सबसे बड़ा है, आगे क्वेश्चन आएगा इसका ना। और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल लिखना फर्न, क्या सो, फर्न है आपके। इसके अलावा साइकस है, लिखना साइकस है, ये इसी के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना, टेरिडोफाइटा ना। जो पुष्पोद्भिद होते हैं आपके 2 तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक में जो बीज है ये फल के बाहर होता है। ठीक है, बीज फल के बाहर होता है, इसे बोलते हैं क्या, हम इसे बोलते लिखना आपके अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म कहते हैं ना। और एक होता है जिसमें बीज जो है वो फल के अंदर होता है। क्या होता है, बीज फल के अंदर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एंजियोस्पर्म फिर आगे 2 टाइप का होता है ना। जो एंजियोस्पर्म है वो फिर आगे 2 टाइप का होगा एंजियोस्पर्म। एक होता है जिसमें एक बीज पत्री होता है, मतलब जो बीज है वो सिंगल दोस्तों बीज मिलता है आपके, एक बीज पत्री। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कौन आपके, जैसे गेहूं हो गया आपके, चावल हो गया, इसका एग्जाम्पल है। एक होता है द्विबीजपत्री डाइकोट्स, है ना, इसे बोलते हैं मोनोकोट्स। एक होता है डाइकोट्स द्विबीजपत्री। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे आपके मटर हो गया, आपके काजू है, चना है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जो पूरा मैंने आपके सामने बनाया ना एकलर का, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनाता है एग्जाम में। बोटनी की जान है, जो बोटनी है उसकी जान ये वाला फोटो है। ठीक है, अगर ये फोटो आपको समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप कर ले जाओगे। आज की क्लास में भी 5-7 क्वेश्चन आने वाले इसी फोटो से, है ना, सिंगल फोटोस आएंगे, इसी से आपके 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं ना। तो देखिए अभी हमारा आंसर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा क्या है, पादप जगत, ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे देखिए, अधिकांश शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, वसा, सेलुलोज। देखो जब भी दोस्तों बात आती है आपके भोजन संचय की बात आती है, तो भोजन संचय 2 रूप में होता है। एक होता है ग्लाइकोजन, किस रूप में दोस्तों, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और एक होता है किस रूप में आपके, एक होता है स्टार्च, या फिर इसी को हम मांड कहते हैं। क्या, मांड। ठीक है, जो प्लांट होते हैं ना, उन प्लांट में स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, जो प्लांट है, जो पादप है, उनमें स्टार्च के रूप में होता है। और जो जंतु हैं आपके, इनमें एनिमल में किस रूप में होता है, एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब मुझे बताओ दोस्तों, शैवाल क्या है, शैवाल की बात पूछूं आपसे क्या है, तो शैवाल देखो यहां पर क्या है, शैवाल एक क्या है दोस्तों, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है, ये अपुष्पोद्भिद, ये क्या है, प्लांट। तो शैवाल एक प्लांट हो गया। तो अगर शैवाल एक प्लांट है तो उसमें किस रूप में होगा, स्टार्च के रूप में होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, तो सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया है ना। अगर सवाल पूछता पादपों में भोजन संचय किस रूप में होता है, तो आप नॉर्मली कर लेते इसको ना। सवाल थोड़ा घुमा दिया है
कि शैवालों में किस रूप में होता है, शैवालों में स्टार्च के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? ठीक है दोस्तों, बोन की बात करूं आपसे, पहली बात तो स्टडी ऑफ बोन क्या कहलाता है आपके सामने? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी जो है इसे बोलते हैं स्टडी ऑफ बोन। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ बोन। और यहां पर प्रोटीन कौन सा मिलता है? ऑस्टिन प्रोटीन। कौन सा है? ऑस्टिन प्रोटीन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमारी बॉडी में दोस्तों कुल आपके कितने हैं? 206 हड्डियां हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों पूछे आपसे इसमें दोस्तों कितनी आपके, इसमें कितनी अक्षीय आपके अक्षीय कंकाल तंत्र पूछूं आपसे, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, आप में से कौन बताना चाहेगा कि जो एक्सियल जो आपके स्केलेटन है, इस एक्सियल के अंदर कितनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर सवाल पूछे कि भाई सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, सवाल पूछ सकता है। सबसे लंबी हड्डी कौन सी, सवाल पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा पूछूं आपसे सबसे छोटी सबसे लंबी दोस्तों आपके, इसके अलावा पूछे आपसे जबड़े की जो हड्डी है उसे क्या कहते हैं, सवाल पूछ सकता है आपसे। कंधे की हड्डी क्या बोलते हैं, ये सवाल भी आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा घुटने की जो हड्डी है इसे क्या बोलते हैं, ये सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि जो 206 हड्डियां हैं, सवाल पूछे दोस्तों उसमें से एक्सियल बोन कितनी की है। एक्सियल बोन की दोस्तों बात करूं आपसे, मतलब दोस्तों अगर मैं यहां से एक रेखा खींच दूं तो इसके अंदर कितनी बोन आती हैं। तो अगर आप हाथ की और पैर की हड्डी निकाल दो तो सारी हड्डियां इसी में दोस्तों आती है ना, चाहे आपके चेहरे की हड्डियां हो, चाहे दोस्तों आपके जो आपके जो पसलियां होती हैं, आपके 12 जोड़ी जो पसलियां वो इसी में दोस्तों आती हैं। जो ये आपके छाती की जो हड्डी है स्टर्नम आपके, ये भी इसी के अंदर आती है आपके। चाहे दोस्तों कमर की जो हमारी हड्डियां, जो बैकबोन में जो हड्डियां हमारी होती हैं आपके, वो भी इसी में आएंगे। ये सब इसी में आएंगे, है ना, आप समझ सकते हो मेरी बात को। तो मैंने आपसे कहा कि जो अक्षीय है आपके, जो अक्षीय मतलब जो एक्सियल बोन है आपके, अगर दोस्तों इनकी बात की जाए, एक्सियल बोन की बात करूं आपसे, तो कितनी बोन एक्सियल बोन के अंदर आएंगे ये आपको बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है आपके, ये आपकी होती है स्टेपिज, कान के अंदर। कहां मिलती है? कान के अंदर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे लंबी पूछूं आपसे कौन सी आपके, सबसे दोस्तों लंबी जो आपके जांग की होती है, आपके जांग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है ना, जांग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी होती है, आप जानते होंगे। ठीक है, जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी है। एक्सियल बोन लिखना 80 जो है आपके वो एक्सियल बोन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फीमर जो है आपके, फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ठीक है, जबड़े की हड्डी को बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? मैंडिबल कहते हैं, बहुत मजबूत हड्डी है ना। कंधे की हड्डी को बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं? स्कैपुला कंधे की हड्डी को बोलते हैं। घुटने की जो हड्डी है उसको पटेला कहते हैं। उसको क्या पटेला कहते हैं? घुटने की हड्डी को पटेला के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। और अल्ना और रेडियस कहाँ मिलती है? अल्ना और रेडियस दोस्तों आपके ये भी आपके हाथ में होती है। ठीक है, अल्ना रेडियस जो है वो हाथ में होती है, यहाँ पर दोस्तों ना इसके बीच में 2 हड्डियां होती है, अल्ना और रेडियस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल पूछ रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी आपके नोट कीजिए, सबसे छोटी दोस्तों हड्डी। नाक में दोस्तों हड्डी, नाक में हड्डी होती नहीं रसगुल्ला दोस्तों ना, ये नाक में जो आपको हड्डी की तरह महसूस होती है ना दोस्तों, या फिर कान में जो आपको जो कान का जो बाहरी कान है इसमें जो हड्डी, ये स्टेपीज तो दोस्तों कान के अंदर है, स्टेपीज तो इंटरनल जो कान है आपके वहां पर है। ये जो आपको कान के ऊपर जो दिखाई दे दोस्तों हड्डी नहीं है ना, ये हड्डी नहीं है। ठीक है, ये आपको जो नाक के ऊपर दिखाई दे रहा है वो हड्डी नहीं दोस्तों ना, ये उपास्थि होती है। क्या? कॉर्टिलेज। क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज कहते हैं। तो नाक हो गया, या फिर दोस्तों आपके कान हो गया, कान मतलब बाहरी कान, जो बाह्य कान हो गया है। अगर इनकी बात करूं आपसे तो इनमें क्या मिलता है? उपास्थि मिलती है, कोटिलेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपास्थि कोटिलेज मिलते हैं। हड्डी की तरह होते हैं पर दोस्तों लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल आपके फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, कोटिलेज दोस्तों और कहाँ होते हैं? आप में से कोई भी जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो, कोटिलेज का नाम सुना हो, इसके अलावा कोटिलेज कहाँ पर होते हैं? सोच के बताओ, दिमाग लगे कि कोटिलेज इसके अलावा कहाँ पर है ना। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो गया। पुष्पीय पादपों को दोस्तों रखा जाता है। ठीक है, अब देखो पुष्पीय पादप कौन से, एक वही सवाल था, एक वही डायग्राम था, उसी डायग्राम में लिखा हुआ है ना कि क्रिप्टोगैमस है, फेनेरोगैमस है, ब्रायोफाइट है या टेरिडोफाइट है ना। पुष्पीय पादप जो है आपके उन्हें कहाँ रखते हैं? सवाल आपके सामने यहाँ पर कि जो पुष्पीय पादप दोस्तों आपके, पुष्पीय पादप जो है उन्हें कहाँ पर रखेंगे? क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस, ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा। ठीक है, हाँ, अरे तुम्हें दोस्तों याद नहीं आ पा रहा। ठीक है, कभी दोस्तों आपने देखा है अपना दोस्तों गला देखा है कभी आपने? चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये आपका मुंह मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ है बहुत बढ़िया वैसे, है ना दोस्तों। ये मान लीजिए आपका चेहरा हो गया और ये आपके गला हो गया। ठीक है,
जब दोस्तों गले की बात हम लोग करते हैं ना, तो इस गले में दो पाइप होते हैं दोस्तों ना, दो पाइप जो आपके, ये आपका तालू हो गया, इस गले में दो पाइप होंगे आपके दोस्तों। एक पाइप में ऊपर ढक्कन लगा होता है ऐसे आपके, इसे बोलते हैं क्या आपके, इसे बोलते हैं दोस्तों आपके विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप कहते हैं इसको। या फिर इसे क्या बोलते हैं आपके, इसे बोलते हैं हम लोग लिखना आपके, इसे बोलते हैं श्वास नली या फिर ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया कहते हैं ना, तो इसे ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड जो पाइप आपके मान लीजिए, ये कौन सा आपके, ये फूड पाइप होता है, इसे हम ओसोफेगस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को दोस्तों हम एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, दो पाइप हमारे दोस्तों बॉडी के अंदर आपके गले में होते हैं, ठीक है। ये जो ढक्कन दोस्तों लगा होता है आपके यहाँ पर, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है ना, जो खाना है उसे, जो श्वास नली है उसमें जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो विंड पाइप होता है आपके, अगर दोस्तों आप लोग श्वास नहीं लोगे दोस्तों, तो अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा तो ये पिचक जाएगी, ठीक है। और पिचक गई तो सारा खेल खत्म आपके, हाँ, बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। दोस्तों इसके लिए यहाँ पर दोस्तों आपके, इसके लिए यहाँ पर जो है ऐसे रिंग लगी होती है ना, उसके लिए यहाँ पर जो है आपकी जो विंड पाइप उसमें रिंग होती है, इन्हें आपके कॉर्टिलेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज कहते हैं। उपास्थि होती है। काम क्या दोस्तों, काम क्या है इसका? इसका काम यह है कि अगर कोई हवा नहीं है, कोई पाइप में हवा नहीं है, आप श्वास नहीं ले रहे हो, तो उस कंडीशन में ये जो पाइप है वो पिचकता नहीं है, इसके लिए कॉर्टिलेज इसके अंदर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉर्टिलेज यहाँ भी पाए जाते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों को दोस्तों रखते हैं, ठीक है। अरे याद करो, देखो यहाँ पर देखो इस फोटो में आपके दोस्तों पुष्पीय पादप ये हो गए, इन्हें क्या बोलते हैं? फेनोरोगेमस कहते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगेमस, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे के सारे अपुष्पोद्भिद है ना। जो पुष्पीय होंगे उन्हें फेनोरोगेमस कहते हैं। इसमें जिम्नोस्पर्म भी होते हैं, एंजियोस्पर्म भी होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया क्रिप्टोगेमस दोस्तों नहीं होगा, फेनोरोगेमस आपका ठीक आंसर है। ब्रायोफाइट गलत आंसर, टेरिडोफाइट गलत आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है। देखो जाइलम जो होता है इसका काम क्या है दोस्तों ना, देखो जाइलम एक्चुअली में है क्या दोस्तों, आपके प्लांट में टिश्यू नाम का टॉपिक पढ़ा होगा आपने ना। प्लांट टिश्यू जो है ये आपने पढ़ा होगा दोस्तों, आपके एक प्लांट टिश्यू होता है विभाज्योतक, ठीक है। इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक या विभाज्योतक कहते हैं ना, इसे बोलते हैं मेरिस्मेटिक कहते हैं या विभाज्योतक कहते हैं दोस्तों। इससे पौधे में वृद्धि होती है, ठीक है। अब दोस्तों उसकी लंबाई भी बढ़ सकती है यहाँ पर, या फिर पौधे में तने की जो चौड़ाई है वो भी बढ़ सकती है ना, दोनों काम हो सकते हैं। इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक, विभाज्योतक कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है आपके स्थायी है ना, परमानेंट होता है, ठीक है। इस स्थायी में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल होते हैं और एक होते हैं आपके जटिल ना, ना। एक तो सिंपल है दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स है ना। सरल दोस्तों जो होते हैं आपके, नाम ही सरल है, बाकी कठिन तो यही होते हैं, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप के आपके टिश्यू दोस्तों होते हैं ना। एक होता है कोलेन काइमा, ये नाम सुना होगा कोलेन काइमा, ठीक है। तो कोलेन काइमा होता है दोस्तों। एक होता है स्केलन काइमा, ये भी आपने शायद नाम सुना होगा, स्केलन काइमा, ठीक है। और एक होता है आपके पैरन काइमा ना। तो कोलेन काइमा, स्केलन काइमा और पैरन काइमा जो है, ये ध्यान रखना, ये हमारे सिंपल टिश्यू है ना। कोलेन काइमा, स्केलन काइमा और पैरन काइमा जो है सिंपल टिश्यू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों जो ये कोलेन काइमा है ना, ये एग्जाम में खूब आता है कि प्लांटों की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन सा आपके टिश्यू होता है ना। तो प्लांट जो है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके लिए कौन होता है? तो प्लांट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लांट का जो लचीलापन होता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन है? इसके लिए टिश्यू कौन सा होगा आपके? वो होगा कोलेन काइमा। तो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कौन होता है? कोलेन काइमा होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक होते हैं जटिल आपके उत्तक। जटिल में दोस्तों एक होता है कौन सा आपके? जाइलम, एक होता है फ्लोएम। कौन सा है? एक जाइलम दोस्तों, एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम का काम पूछूं आपसे तो जल और जो खनिज लवण है आपके, इनका संचरण करने का काम किसका है? तो जल और खनिज लवण जो है पौधे में जड़ों के द्वारा पूरे पौधे के अंदर जो संचरण का काम किसका होता है? इसी का होता है, जाइलम का, ठीक है। और फ्लोएम की दोस्तों बात करूं आपसे लिखना आपके, तो भोज्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ जो है, इसका संवहन कौन करता है? इसका संवहन जो है फ्लोएम करता है पूरे पादप के अंदर, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? संवहन करना। जाइलम और तो फ्लोएम का काम क्या है? संवहन करना, ठीक है। संवहन काम इसका
होता है, इसलिए इनको संवहन तंत्र कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम किसका हिस्सा है? संवहन तंत्र का, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम किसका हिस्सा हो गए? संवहन तंत्र। इसे बोलते हैं वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल यहाँ पर कुछ भी बन सकता है आपसे, निम्न में से कौन सरल ऊतक नहीं है, ठीक है। जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, पेरेन्काइमा। निम्न में से कौन आपके दोस्तों आपके निम्न में से कौन आपके विभाज्योतक नहीं है, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा। आपके सवाल यहाँ पर बन सकते हैं आपके सामने एग्जाम के हिसाब से। तो लिखिए सवाल है, जाइलम का काम क्या है? जल और खनिज लवणों का परिवहन। ऑप्शन नंबर 1 काम इसका होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भोज्य पदार्थ फ्लोएम करता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनगुनिया है एक आनुवांशिक रोग है, एक अभाव रोग है, एक रोगजनक जन्य रोग है, एक जन्मजात दोस्तों रोग है ना। चिकनगुनिया की बात करता हूं, ठीक है। देखिए चिकनगुनिया जो है आपके, देखो दोस्तों रोग जो है आपके, रोग के अलग अलग कारक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जीवाणु भी कारक हो सकता है, कोई बैक्टीरिया से हो रहा है, कोई प्रोटोजोआ से हो रहा है, कोई फंगस से हो रहा है, या फिर कोई आपके वायरस से हो रहा है। अलग अलग कारक आपके रोग के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है रोग का वाहक, जैसे दोस्तों मलेरिया जो है उसमें प्लाज्मोडियम रोग का कारक हो गया, पैथोजन कहते हैं इसको ना इंग्लिश के अंदर। एक होता है रोग का वाहक, उसको कहते हैं वेक्टर। तो मादा एनाफ्लीज रोग का वाहक वेक्टर है। सवाल ढंग से सुनना, मलेरिया में रोग कारक कौन है, पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम। जो कि रोग वाहक कौन हुआ आपके? रोग वाहक हो गया कौन आपके? वो हो गया आपके वेक्टर हुआ कौन? मादा एनाफ्लीज दोस्तों ना। तो रोग उत्पन्न करने वाला रोग कारक कहलाता है दोस्तों ना। ऐसी चिकनगुनिया जो रोग है आपके, वो किससे होता है? वायरस से होता है। तो चिकनगुनिया रोग आपके वायरस से होता है। और सो वायरस से आपके होने वाले रोग पूछूं आपसे दोस्तों, आपके देखो चिकनगुनिया आप जानते हो हड्डी तोड़ बुखार होता है दोस्तों। चिकनगुनिया हड्डी तोड़ बुखार है, बहुत जो जोड़े जो होते हैं आपको उनमें बहुत दर्द होता है आपके। तो डेंगू भी आपके एक रोग होता है आपके, ये भी वायरस से होता है। डेंगू जिसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है, आप जानते हो प्लेटलेट्स की कमी होती है। और बकरी का दूध भी आपने सुना होगा इसके अंदर जो आपके। और सो डेंगू आपके साफ जो आपका जो साफ पानी होता है उसमें मच्छर बैठता है डेंगू का, इसलिए जो भरा हुआ पानी चाहे आपके दोस्तों चाहे कूलर का भरा हुआ पानी हो, चाहे गमले में भरा हुआ पानी हो, वहां पर ऐसा कहते हैं कैरोसिन डाल दो थोड़ा सा, या फिर गंबूसिया मछली छोड़ दो, तो वो वहां पर लार्वा नष्ट करने के काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट आपके, चिकनगुनिया, डेंगू दोस्तों, पोलियो भी किस कारण होता है? पोलियो भी आपकी इसी से होता है, पोलियो वायरस से। इसकी साल्क वैक्सीन है, फेमस वैक्सीन कौन सी है? साल्क वैक्सीन है। और 1995 में हमने जो है याद करना, हमने पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी की स्टार्ट की, ठीक है। और इसी के साथ में आपके पोलियो को सन 2014 के अंदर भारत से पोलियो फ्री हो गया। भारत जो है आपके वो पोलियो फ्री है। किसी भी रोग का लगातार 3 साल तक कोई भी आपके केस नहीं आता है तो उसे उस रोग से फ्री घोषित कर देते हैं। ऐसे पोलियो को कर दिया आपके 14 के अंदर फ्री घोषित कर दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चिकनगुनिया है, डेंगू दोस्तों, कोविड-19 ना, कोविड-19 भी आप जानते हो, कोविड-19 जो है यह भी वायरस से होता है आपके सो। और SARS-CoV-2 वायरस है ना, ये SARS की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, फिर सुनिएगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब यह जो वायरस है आपके वो किसको प्रभावित करता है? आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसको प्रभावित करता है, ठीक है। मतलब कि मैं कहूं तो आपसे श्वसन तंत्र जो है इसको प्रभावित करता है। और कोविड-19 आप जानते हो, कोविड-19 में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यही प्रभावित हुआ था, ये भी आप जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके, तो कोविड-19 भी इसी का दोस्तों एग्जाम्पल, ठीक है। इसके अलावा चिकन पॉक्स पूछूं आपसे, चिकन पॉक्स जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। इसी को हम बोलते हैं आपके छोटी माता, क्या बोलते हैं? इसी को छोटी माता कहते हैं दोस्तों, नोट करना आपके। इसके अलावा एक होता है स्मॉल पॉक्स, इसे कहते हैं बड़ी माता। इंग्लिश में नाम इनके उल्टे हैं दोस्तों ना, बड़ी माता। अच्छा, भारत दोस्तों जो बड़ी माता है, जो भी चेचक जिसको हम बोलते हैं, इससे हम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। इंडिया इससे फ्री हो चुका है। इसका वैक्सीन डेवलप करने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर। कौन था? एडवर्ड जेनर। ये भारत की विश्व की पहली वैक्सीन है जो डेवलप होती है ना। तो विश्व का पहला टीका डेवलप किसका होता है? ये होता है चेचक का, एडवर्ड जेनर करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल दोस्तों पूछता है आपसे कि स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है, तो लिखिएगा वेरिओला वायरस। कौन सा है? वेरिओला वायरस जो है इससे स्मॉल पॉक्स होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेरिओला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। आपने अपनी से बंदी से कहा कि चलो मॉल घूमने चलते हैं, दोस्तों आपके पास थी ओला। क्या थी? ओला। उसने कहा नहीं, मैं तो दोस्तों ओला पे नहीं जाऊंगी दोस्तों ना, मैं तो आपके पास चेतक था ना, चेतक था आपके पास में।
तो उसने कहा कि मैं चेतक पे नहीं जाऊंगी मॉल घूमने, मैं तो ओला में जाऊंगी, ठीक है, मैं तो ओला में जाऊंगी, उसने ऐसा कह दिया ना। तो आपके बाद उसने कहा था आपकी बंदी को मॉल घूमना था, आपके पास चेतक थी, उसने कहा चेतक पे नहीं जाऊंगी, मैं तो ओला में जाऊंगी ना। तो वेरिओला वायरस आपको इसे ध्यान रखना है, ठीक है। तो वायरस से होने वाले रोग आपके चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, पोलिया, डेंगू, चिकनगुनिया, दोस्तों आपके एक लिखिए स्वाइन फ्लू, को लिखो स्वाइन फ्लू है ना। तो स्वाइन फ्लू भी इससे होता है, लिखना स्वाइन फ्लू जो है आपकी, इसका वायरस का नाम क्या है, H1N1 वायरस। एक होता है वर्ड फ्लू, लिखिए वर्ड फ्लू किससे होता है, ये H5N1 वायरस से होता है, ध्यान है, ठीक है। दोस्तों एक खांसी जुकाम जो होती है, कोल्ड जो होती है आपकी, ये किससे होती है, राइनो वायरस, किससे होती है, राइनो वायरस से खांसी जुकाम होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो राइनो वायरस से खांसी जुकाम होगी, तो लिखिएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जी दोस्तों आपके रोगजनक जो है आपके, इसका रोग कौन सा, चिकनगुनिया रोग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे, किस वर्ग के पौधे को पादप जगत का दोस्तों उभयचर कहते हैं, ठीक है। अरे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने आपसे, पादप जगत का जो उभयचर होता है उसे किसे बोलते हैं ना, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, मैंने अभी आपको लिखाया था। और टेरिडोफाइटा क्या बोलते हैं, पादप जगत का सरीसृप कहते हैं इसको ना, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा है, और जो आपके एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम जो है वो ब्रायोफाइटा होता है, आपको ध्यान ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है ना। आगे देखिए, शरीर की सर्वाधिक दोस्तों प्रबल अस्थि कौन सी है, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इन सब में सबसे मजबूत अस्थि पूछूं आपसे दोस्तों कौन सी, आपके सबसे मजबूत अस्थि की बात करूं आपसे, तो सबसे मजबूत अस्थि कौन सी, आपके जबड़े वाली, ठीक है, मैंडिबल, ठीक है। अगर किसी के दोस्तों एक्सीडेंट में जबड़ा टूट गया, मतलब एक्सीडेंट बहुत भारी हुआ है ना, जबड़े में हड्डी होती है कौन सी, मैंडिबल हड्डी, कौन सी होती है, मैंडिबल होती है जबड़े में। तो मैंडिबल जो हड्डी होती है सबसे मजबूत हड्डी में से एक है। अगर ये किसी की टूट गई मतलब कि एक्सीडेंट भारी है ना, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है दोस्तों, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या है, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में भोजन का परिवहन करना, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में पानी का परिवहन करना, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में रोशनी का परिवहन करना, पत्तियों से पौधे के अन्य भाग में सोडियम का परिवहन। तो आप जानते हो जो भोजन है इसका जो परिवहन होता है फ्लोएम का काम है ना, तो भोज्य पदार्थ फ्लोएम भेजेगा, जबकि जो जल और पानी है वो आपके जाइलम भेजने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पानी के शुद्धिकरण के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है, ठीक है। जल शोधन के लिए दोस्तों ओजोनाइजेशन, जल शोधन के लिए फिल्ट्रेशन, जल शोधन के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस, जल शोधन के लिए उबालना। ये चार दोस्तों ऑप्शन है, सबसे प्रभावी तरीका जो है कौन सा हो सकता है, सवाल आपके सामने यहाँ पर दोस्तों ना, सबसे प्रभावी तरीका जो आपके, सो तरीके तो सारे हो सकते हैं, आप उबाल कर भी जल साफ कर सकते हो आपके, आप जल में क्लोरीन डाल दीजिए तो दोस्तों आपके, देखो जल को अगर साफ करना है दोस्तों आपके, साफ करने के तरीके आपके, आप उबाल दीजिए तो भी आपके जल में साफ होगा, ठीक है। तो आप क्लोरीन की गोली डाल दीजिए तो भी जल साफ होगा, ठीक है। आप उसको ब्लीचिंग पाउडर डाल दीजिए उसके अंदर तो भी जल साफ होगा ना। आप जो है आपके घर में जो लगा होता है उसको बोलते हैं आरओ, अरे नाम सुना, आरओ घर में दोस्तों होता है। इस आरओ की फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो आपके, ये आरओ की दोस्तों फुल फॉर्म होती है। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पराशरण, क्या पराशरण होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस जो है इसके द्वारा जल शोधन का बेस्ट तरीका है। आपसे एग्जाम में आरओ की फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर है दोस्तों। जल में जो अशुद्धियां होती है दोस्तों आपके, किसकी होती है आपके, तो जल में जो अशुद्धि होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं। क्या होती है, जल में जो अशुद्धि होती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम लवण जो होते हैं आपके, यही दोस्तों आपकी सबसे टफ अशुद्धि होती है। आप जानते हो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं ये स्थायी अशुद्धि होती है, इनको निकालने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हृदय की धड़कन सुनने में काम आता है स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ क्या दोस्तों आंसर आने वाला है। हृदय की धड़कन में सुनने में क्या काम आने वाला है दोस्तों ना, देखो हार्ट जो होता है ये दोस्तों, हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना, ठीक है।
हार्ट का एक ही काम हमारी बॉडी में पंप करना, ठीक है। ब्लड को पंप कौन करता है? वो हार्ट करता है, ठीक है। हार्ट की जो स्टडी होती है वो कार्डियोलॉजी होती है ना। कार्डियोलॉजी जो है इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ हार्ट या फिर हृदय का अध्ययन कहते हैं दोस्तों ना। हार्ट हमारे किस सिस्टम का पार्ट है? रक्त परिसंचन तंत्र। किसका पार्ट है? आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है, रक्त परिसंचन तंत्र जो होता है, इसी का पार्ट कौन सा? इसी का दोस्तों पार्ट जो है वो हमारा हार्ट होता है दोस्तों। आपके दोस्तों मान लीजिए ऐसा होता है, वैसे ऐसा होता नहीं है पर आप मान लीजिए ऐसा होता है। इसमें 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर इसके होते हैं आपके, जिसमें 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। तो जो आपके मनुष्य हैं उसमें 2 आलिंद हैं और 2 नीले होते हैं। जो स्तनधारी हैं उसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आपके होता है हमारे मनुष्य में, वो एक तो दोहरा होता है, मतलब 2 बार ब्लड हमारे हार्ट में प्रवेश करता है और 2 बार दोस्तों बाहर निकलता है, ठीक है। दोस्तों 2 बार, एक बार ऐसे किया आपके, फिर दोस्तों बाहर निकल गया आपके, फिर यहां से दोस्तों ऐसे प्रवेश किया, फिर यहां से बाहर निकल गया। तो 2 बार हार्ट में प्रवेश करेगा, 2 बार हार्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है। और एक बंद होता है। तो मनुष्य में या स्तनधारी में दोहरा रक्त परिसंचन तंत्र होगा और बंद होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी खोज करने वाला कौन था? विलियम हार्वे। कौन था? विलियम हार्वे इसकी खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों हार्ट की बात करूं आपसे, चैम्बर की दोस्तों बात करूं आपसे, तो लिखिए आपके सो मछली में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर? सो मछली में चैम्बर पूछूं आपसे, सरीसृप जो होते हैं आपकी इनमें कितने होते हैं आपके, या पक्षी जो होते हैं इनमें कितने होते हैं चैम्बर? स्तनधारी तो मैं लिख चुका हूं कितने चैम्बर होते हैं, देखो। तो जो मछली होती है इसमें 2 चैम्बर होते हैं हार्ट में ना, मछली में 2 चैम्बर है, ठीक है। सरीसृप में आपके 3 चैम्बर होंगे, ठीक है। आपके पक्षी में 4 चैम्बर होते हैं और जो मैमल्स होते हैं उनमें भी 4 चैम्बर होते हैं ना। तो 2 चैम्बर मछली में, 3 चैम्बर सरीसृप में और 4 पक्षी में और स्तनधारी में भी 4 चैम्बर होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके यहीं पर दोस्तों आपके एक स्थान होता है हार्ट में, इसे बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड कहते हैं, सिनोआर्ट्रिकल नोड कहते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं हार्ट का पेसमेकर। क्या बोलते हैं? हार्ट का पेसमेकर। दोस्तों यहीं से आपकी हार्ट बीट स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से आपकी जो हृदय की धड़कन है वो कहां से स्टार्ट होती है? वो यहां से स्टार्ट होती है, SA नोड से ना। तो जो SA नोड है वहां से क्या स्टार्ट होती है? हार्ट की हार्ट बीट स्टार्ट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं, लिखना आपके दोस्तों मगरमच्छ में 4 होंगे दोस्तों ना। जो मगरमच्छ है आपके उसमें 4 है, ठीक है। तो मगरमच्छ लिखना, आपके मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं ना। मगरमच्छ है सरीसृप पर 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो हार्ट है उसकी जो हार्ट बीट कहां से स्टार्ट होती है? SA नोड से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेसमेकर कहते हैं। आपको हार्ट का ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोस्तों ये खराब होता है ना तो हम बाहर से आर्टिफिशियल पेसमेकर लगवाते हैं इंसान के, लिथियम आयन बैटरी वाले, आपने सुना होगा दोस्तों नाम है ना। अब देखिए जो हार्ट की बीट है आपके उसको सुनने के लिए दोस्तों डॉक्टर के पास में स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। नाम सुना है आपने दोस्तों? इसके बिना दोस्तों डॉक्टर नहीं है ना। अगर किसी ने दोस्तों ये टांगा हुआ नहीं है तो डॉक्टर नहीं लगता है, ठीक है। अरे वो दोस्तों टंगा होता है आपके, कुछ भी हो डॉक्टर बोलता है जीभ निकालो, दोस्तों हमारे यहाँ पर उसको लगाता है, बोलता है जोर जोर से श्वास लो ना। आप जोर जोर से श्वास लेते हो, पता ही नहीं उसको सुनता क्या है कान में दोस्तों। उनका वो सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा भगवान जाने, पर हमें संतुष्टि होती है कि ढंग से देखा डॉक्टर ने दोस्तों ना। चाहे वो सिस्टम काम कर रहा है नहीं कर रहा भगवान जाने दोस्तों, चाहे डॉक्टर उसके बारे में जानता है नहीं जानता है, भट्टी में जाए, पर हमें लगता है कि ढंग से। एक बार घुमा के बोलता है, पीठ पे लगाता है, बोलता है जोर जोर से श्वास लो। दोस्तों होता क्या दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, डॉक्टर अगर पर्ची भर के दवाई लिखता है तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। कुछ ऐसे लोग होते हैं तो डॉक्टर ये बात समझ जाता है कि इसको ये बीमार दिमाग से बीमार है ना, तो वो उसको ढंग से चेक करता है। जी बाहर निकालो, आ करो, जी बाहर निकालो, फिर जोर जोर से सांस लो, फिर मुड़ जाओ, फिर कमर में लगाएगा, जोर जोर सांस लो। आपको लगता है भाई भयंकर बीमारी है, डॉक्टर ने ढंग से देखा है। फिर दोस्तों गोली वही लिखता है जो पहले लिखने वाला था ना, पर 2-4-5 मिनट आपसे बातचीत करता है। वही स्टेथोस्कोप होता है, ध्यान रखना, ठीक है, जिससे वो यूज करता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला पॉइंट आपकी जो हार्ट बीट है उसको काउंट करना दोस्तों ना। देखो हृदय की धड़कन सुनने के लिए क्या होता है? हृदय की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है। वहीं आपका जो ब्लड का प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, इसको नापने के लिए क्या होता है? इसको नापने के लिए जो बीपी है आपका, इसको नापने के लिए होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, तो ना स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, ठीक है। अरे तो वही आपके जिसको यहाँ पे लगाता है और सो आपके ठुस 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 ठुस
फिर आपके पारा चढ़ता है उसके अंदर, फिर गिरता है, वही आपके जो है इस तरह तो आपके स्फिग्नोमैनोमीटर, आपके ब्लड जो है, जो बीपी जो है उसको नापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये काम आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पूछूं आपसे, देखो एक होता है ईसीजी है ना, और एक होता है ईईजी, ठीक है, दो चीज होती है। ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, कार्डियो ना, और ये होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ है ना, इंसेफेलो, ये हार्ट के लिए होता है। ये किसके लिए? हार्ट के लिए होता है, और ये ब्रेन के लिए होता है ना। ईसीजी ईईजी किसकी? ब्रेन, दोस्तों ब्रेन की होती है, और ईसीजी किसकी होती है? हार्ट की होती है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, पर तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण थे, बाकी सारी जानकारी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, कोरोना, टाइफाइड, दांत। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। बुखार ही आपको रसगुल्ला, पर वो आपको ऐसा फील करवाता है कि हाँ चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, मैंने ढंग से देख लिया आपको। देखता दोस्तों कुछ नहीं है, भगवान जाने भाई साहब उसको उसमें आवाज आती है नहीं आती है। एक बार आप उसको चेक करना, खुद लगा कान में, दोस्तों उसमें धम धम की आवाज आती है। पता नहीं दोस्तों कोई म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है उन्होंने आपके, लाल परी में लाल परी, भगवान जाने वो आपके लगा रखा है। आप सोचते हो यार बढ़िया टेस्टिंग की, डॉक्टर बहुत शानदार था, फैमिलियर डॉक्टर था ना वो। तो जीवाणु से होने वाले रोग देखिए ना, इसकी ट्रिक नोट करना, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। तो बेटीरिया बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया मतलब जीवाणु दोस्तों ना। पै4 हो गया प्लेग, तो प्लेग रोग किससे होगा? जीवाणु से होगा। D4 डिप्थीरिया, ये भी किससे होगा आपके? यह भी जीवाणु से होगा, ठीक है। तै4 तपेदिक, टीबी जो होता है आपके, ये भी जीवाणु से होता है, ठीक है। का4 काली खांसी है ना, पर्टुसिस कहते हैं इसको, यह भी जीवाणु से। T4 टिटेनस और टाइफाइड ना, टिटेनस और टाइफाइड जो है यह भी आपके जीवाणु से होता है, ठीक है। K4 आपके कुष्ठ रोग है ना, जो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग आपकी ये भी है ना। न्यू4 निमोनिया, ठीक है, न्यू4 निमोनिया। है4 आपके हैजा, है4 हैजा, लेजा। सै4 सै4 सिफिलिस, कौन सा रोग है? सिफिलिस है ना। और आपके G4 पूछो गोनेरिया, कौन सा? गोनेरिया। इनसे बाहर पेपर में सवाल नहीं जाएगा, इसके लिए तैयार रहना। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया, यही सवाल बनेगा। कौन जीवाणु से कौन विषाणु से सवाल आपसे पूछ लेगा दोस्तों ना। देखो पहला क्वेश्चन आपके प्लेग, काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया रोग का संबंध किस अंग से दोस्तों ना? ये सवाल नोट करना, डिप्थीरिया जो रोग है आपके, ये श्वसन अंग संबंधित है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इससे संबंधित है। तपेदिक टीबी का टीका आपके BCG, बैसिलस कोलमेट गुरीन, इसकी फुल फॉर्म पूछता है आपसे, बैसिलस कोलमेट गुरीन, ठीक है। काली खांसी हो गया दोस्तों ना। टिटेनस पूछूं आपसे, इसे धनुष टंकार रोग कहते हैं, ठीक है। तो अगर जंग खाए हुए लोहे से कट गया आपको, तो इससे रोग कौन सा होता है? यही होता है टिटेनस, आपके धनुष टंकार रोग कहते हैं ना। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपके दोस्तों आपके धनुष टंकार रोग, इसी को बोलते हैं लॉक, जो जबड़ा इसमें लॉक हो जाता है, ठीक है। टाइफाइड पूछूं आपसे, टाइफाइड जो है लिखना आपके, इसे मियादी बुखार कहते हैं, और इसके लिए टेस्टिंग कौन सा? विडोल टेस्ट ना, जो विडोल टेस्ट आपके वह टाइफाइड का चढ़ता है उतरता है, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो कुष्ठ रोग को बोलते हैं हैंसन रोग, क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग का नाम हैंसन रोग भी होता है। आपके निमोनिया जो आपके बच्चों के अंदर होता है, आप जानते हो, सो निमोनिया में आपके जो लंग्स हैं उनमें आपके लिक्विड जमा होता है, तो मवाद जमा हो जाती है आपके बच्चों में। आपके मौत का बड़ा कारण कौन सा? निमोनिया रोग है, आप जानते हो, ये निमोनिया। हैजा पूछूं आपसे, दोस्तों हैजा किससे होता है? आपके हैजा जो है यह विब्रियो कैलोरी नाम के जीवाणु से होता है, ठीक है, हैजा। और इसका इलाज होता है दोस्तों, इसमें दस्त लगते हैं आपको ना, उल्टी या दस्त लगते हैं इसमें, इसका इलाज होता है आपके क्या? ORS घोल होता है ना, आपको डिहाइड्रेशन होता है इसके अंदर, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है ORS इसमें काम आता है, ठीक है। सिफिलिस और जो गोनेरिया सुजाक रोग है आपके, ये आपके जो जनन अंग है उनसे संबंधित होता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। सवाल पूछ रहा है जीवाणु वाला दोस्तों रोग कौन सा है? टाइफाइड, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मियादी बुखार हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। पोलियो, कोरोना तो वायरस वाले हो गए। ये दांत जानते हो आप? अरे याद करो दोस्तों, आपके गंजा दामाद खाए फ्रूट लिखना, गंजा दामाद खाए फ्रूट दोस्तों ना, गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। तो गंजापन, दाद, खाज, खुजली, दमा, ये आपके एथलीट फुट, ये सब किससे होते हैं? आपके फंगस से होता है ना, कवक से होने वाले रोग हैं आपके। गंजापन, दांत, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट, ये फंगस से होने वाले रोग हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है दोस्तों ना। अरे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए दोस्तों, क्लोरोफिल भी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनेगी इसमें ना, ऑक्सीजन तो बनने वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ब्रायोफाइटा का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, ठीक है, तो फर्न है दोस्तों। फर्न तो मैंने आपसे कहा था कि टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल, ठीक है। मॉस ऑप्शन नंबर बी आंसर किसका हो गया, जो ब्रायोफाइटा इसका एग्जाम्पल दोस्तों कौन सा आपके, तो ब्रायोफाइटा का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा आपके, जो मॉस है ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल, ठीक है। तो मॉस ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल हो गया ना। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है, ठीक है, कैरोटीन, हड्डी, दांतों का दोस्तों एनेमल, एमिनो अम्ल, ठीक है। दांतों के ऊपर जो आपके हल्का पीले रंग का जो कवच होता है उसे बोलते हैं एनेमल। ये पृथ्वी का, ये आपके मानव का सबसे कठोर पदार्थ होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दांतों का दोस्तों एनिमल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर दोस्तों, आपके एमिनो अम्ल पूछूं आपसे, इसका बहुलक कौन होता है, प्रोटीन। कौन होता है, एमिनो अम्ल का बहुलक होता है प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एमिनो अम्ल का बहुलक प्रोटीन होता है, ये भी नोट करना दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, अगर पूछे मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर सवाल पूछे आपसे। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग पूछूं आपसे, या फिर मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपके, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछूं आपसे तो लीवर, कौन सी, लीवर है। बाकी आप जानते हो लीवर खराब होने पर हेपेटाइटिस रोग होता है दोस्तों, आपके शराब पीने पर यही खराब होता है, जॉन्डिस पीलिया होने पर लीवर खराब होता है, आप जानते हो दोस्तों। आपके अगला क्वेश्चन, आपके विटामिन ए का संश्लेषण कहां पर, लीवर के अंदर होता है, आप जानते हो। इसे बोलते हैं केमिकल, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं इसे हम लोग जो है। या फिर हमने दोस्तों कोई जहर खा लिया है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए भी कौन होता है, लीवर ही होता है। तो जहर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए जो आपके लीवर है वही काम हमें आता है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन, आपके सबसे बड़ा अंग पूछूं आपसे कौन सा, स्किन, ठीक है। जो आपकी स्किन है वो सबसे बड़ा अंग है ना। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछो कौन सी है आपके, वो है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है, जो थायराइड ग्लैंड है आपकी, ये सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, थायराइड ग्रंथि आपको नोट करना है, जो कि गले के अंदर होती है, आप जानते हो। और इसमें आयोडीन की कमी अगर हो गई तो रोग कौन सा, घेंगा दोस्तों ना। आयोडीन की कमी होने पर रोग आपका घेंगा होता है। घेंगा को दोस्तों आप लोग गोइटर बोलते हो, गलगंड कहते हो ना, घेंगा, गलगंड, गोइटर, गला सूज कर लटक जाता है इसके अंदर। और किसकी कमी से होता है, जो आयोडीन है इसकी कमी से होता है, आप जानते हो। थायराइड ग्रंथि के बारे में ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यीस्ट, खमीर दोस्तों किसका उदाहरण है ना। जो यीस्ट है वो जीवाणु है, कवक है, विषाणु है, शैवाल दोस्तों ना। तो जो यीस्ट है आपके, खमीर है, वो कवक का एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर बी फंगस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगला पॉइंट आपके सामने, अगर सवाल पूछूं आपसे, कवक जो है इसकी स्टडी क्या कहलाती है आपके, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो होती है इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। अगला पॉइंट आपके, कवक में जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन। पौधों में बनी होती किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। जो आपके कवक होते हैं उनमें काइटिन की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फंगस दोस्तों ना। अच्छा, शैवाल और फंगस मिलकर क्या बनाते हैं आपके, शैवाल और कवक जो है मिलकर के सहज जीवन में रहते हैं और आपके लाइकेन बनाते हैं, क्या, लाइकेन। तो लाइकेन किसके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, तो शैवाल एल्गी और कवक फंगस जो है इसके बीच में सह जीवन आपके कौन होता है, तो लाइकेन होता है, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है आपके, फाइकोलॉजी है ना। शैवालों का जो अध्ययन है इसे बोलते हैं फाइकोलॉजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने, जो लाइकेन है आपके, ये किसका सूचक होता है, वायु प्रदूषण का सूचक होता है, ठीक है। नोट करना, जो वायु प्रदूषण होता है अगर कहीं पर ये अधिक है तो वहां पर लाइकेन कम होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कवक ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक दोस्तों आंसर है, फंगस हमारा ठीक आंसर, ठीक है। कभी सवाल आपसे ये पूछ ले दोस्तों आपसे, कवक जो है आपके सो, इस कवक से हमने एक दवाई बनाई जिसका नाम पेनिसिलिन, ठीक है। नाम सुना है आपने, पेनिसिलिन दवाई हमने इसी से बनाई थी और इसको बनाने वाले फ्लेमिंग साहब थे। और ये विश्व की पहली एंटीबायोटिक दवा है, विश्व की पहली
एंटीबायोटिक दवा कौन सी है आपके, वो है पेनिसिलिन, आपको नोट करना है, ठीक है। सो कवक का ही एग्जांपल है मशरूम, जो मशरूम आप खाते हो वो कवक है ना, जो मशरूम आप खाते हो क्या फंगस है, कवक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर भी कवक हो गया, ध्यान रखिएगा ना। आगे देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके, अरे भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, जो आर्द्रता है इसको नापने के लिए यंत्र कौन सा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। सो हवा की जो गति है इसको नापने का यंत्र कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। दोस्तों आपके जो ऊंचाई है इसको नापने के लिए यंत्र कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। गहराई जो होती है इसे नापने के लिए यंत्र कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने। पौधों की जो वृद्धि है आपके, इसको नापने के लिए यंत्र कौन सा है, ये पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आ गया है। पौधों की वृद्धि को नापने के लिए यंत्र, देखो पहला क्वेश्चन आपके, अच्छा दाब को नापने के लिए यंत्र कौन सा है, छठा क्वेश्चन आपके सामने। देखो पहला क्वेश्चन है आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर, कौन सा है, हाइग्रोमीटर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। ह्यूमिडिटी नापने के लिए हाइग्रोमीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हवा की गति नापने के लिए एनीमोमीटर होता है, कौन होता है, एनीमोमीटर जो है ये हवा की गति को दोस्तों नापता है, ठीक है। और ऊंचाई नापने के लिए पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके, तो ऊंचाई नापने के लिए पूछे आपसे कौन सा होगा, गहराई के लिए तो फेदोमीटर होता है बेटा ना, गहराई के लिए होता है फेदोमीटर, क्या होता है, गहराई के लिए फेदोमीटर होता है। ऊंचाई नापने के लिए पूछूं आपसे कौन सा यंत्र आपके, अरे ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई नापने के लिए यंत्र बताओ, अल्टीमीटर, वेरी गुड है ना, अल्टीमीटर ऊंचाई नापने के लिए यंत्र होता है, ठीक है। और पौधे में वृद्धि कैस्कोग्राफ, कौन सा है, कैस्कोग्राफ जो है ये पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र है ना। दाब के लिए दोस्तों बैरोमीटर होता है, कौन, दाब के लिए बैरोमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग में चेंज अगर होता है ना तो मौसम में चेंज दोस्तों होता है, ठीक है। अगर दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग दोस्तों एकदम गिर जाए, अगर दोस्तों आप प्यार में एकदम गिर जाओ तो आपकी जिंदगी में आंधी तूफान आएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप प्यार में एकदम गिर गए, इसकी रीडिंग दोस्तों एकदम गिर गई है ना, एकदम गिर गई आपकी रीडिंग जो है, तो आपकी जिंदगी में आने वाला है आंधी तूफान, ठीक है। क्या आने वाला दोस्तों, आंधी तूफान आने वाला है आपकी जिंदगी में, अगर आप प्यार में दोस्तों एकदम डूब गए, ठीक है। अब तो धीरे धीरे डूबोगे दोस्तों, आपके धीरे धीरे आपके गिरोगे प्यार में तो बारिश होगी, है ना। वो गाना है ना, सावन आजा तू, है ना, वो कौन सा गाना है भाई, वो सावन वाला गाना है ना, बताओ फटाफट, अरे मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया, है ना। हमारी टीम दोस्तों बहुत एक्सपर्ट है ना, हाँ, काम की बात पूछ लो तो मीन्स है इनको कुछ नहीं पता है ना। एक तो मोहब्बत की बात कर लो, एक फिल्मों की बात कर लो, एक स्पोर्ट्स की बात कर लो, ये सब जानते हैं रसगुल्ला, है ना। मोहब्बत बरसा देना तो सावन आया, ठीक है। अगर सो धीरे धीरे गिरेगी आपके, अगर धीरे धीरे गिरेगी तो नोट करना आपके, तो बारिश आएगी, है ना, जिंदगी में आपकी बारिश आने वाली है, वर्षा आएगी दोस्तों, है ना। और अगर आप प्यार से बाहर निकलोगे, अगर आपकी रीडिंग ऊपर उठेगी तो मौसम साफ होगा, आपकी जिंदगी साफ रहने वाली है। ये भी सवाल आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, जिंदगी में ना, तो ध्यान रखना। दाब के लिए बैरोमीटर होता है, ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता दोस्तों ना, मतलब वायुमंडल में CO2 नहीं छोड़ता, ये पूछा आपसे। उत्पादकों की श्वसन प्रक्रिया आपके, उपभोक्ताओं की श्वसन आपके, कार्बनिक अपशिष्टों का उजलना, प्रकाशन। देखो श्वसन जहां पर भी आए बेटा ना, जहां भी रेस्पिरेशन आए आपके तो O2 लेगा, CO2 छोड़ेगा, ठीक है। जहां भी रेस्पिरेशन आएगा वहां O2 लेगा, CO2 छोड़ेगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, ये आंसर नहीं होगा। कोई भी आप अगर ऑर्गेनिक अपशिष्ट जलाओगे तो उसमें कार्बन तो निकलने वाला है, मतलब उसमें CO2 तो निकलने वाला है, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है आपके, इसमें CO2 लेगा, O2 छोड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, आपको ध्यान रखना है ना। फोटोसिंथेसिस जो है वो ठीक आंसर हो गया। डेंगू रोग का रोग कारक दोस्तों कौन है आपके ना, मैंने अभी आपसे कहा डेंगू रोग किससे होता है, विषाणु से होता है, ठीक है, वायरस से होता है। इसमें किसकी कमी होती है, प्लेटलेट्स की कमी होती है। बकरी का दूध दोस्तों इसका एक इलाज होता है ना आपके। इसके अलावा जो गंबूशिया मछली है, वो जो आपके लार्वा है, मच्छर का लार्वा है, उसको खाने का काम करती है, आप जानते हो। यहां पर एक ऑप्शन तो प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है ना। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पूछो कौन से आपके, तो लिखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग लिखना आपके, पापा काम पे सोते हैं, लिखना पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पायरिया। आपके दांतों में जो खून आते हैं, मसूड़ों में जो खून आते हैं, वो पायरिया, ठीक है। तो सर का मतलब काला जार है ना, काला जार को हम लिशमानिया भी कहते हैं, ठीक है। और आपके दोस्तों मैं का मतलब मलेरिया हो गया ना, मलेरिया हो गया, ठीक है। पै का मतलब पैचिस हो गया, ठीक है, पैचिस हो गया दोस्तों आपके। और जो सोना है आपके, ये निद्रा रोग हो गया।
तो ये सारे रोग किससे होते हैं आपके, ये आपके परजीवी या जो प्रोटोजोआ इससे होते हैं। पायरिया दोस्तों कालाजार, कालाजार को लिशमानिया कहते हैं, ठीक है। इसका रोग वाहक कौन दोस्तों आपके, अरे अगर मिट्टी में खेलोगे काले हो जाओगे ना, तो मिट्टी जो है आपके बालू मक्खी जो है, सैंड फ्लाई जो बालू मक्खी है, वो इसका रोग वाहक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपके मलेरिया पूछूं आपसे किससे होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया ना। अगला पूछूं आपसे, इसकी दवा पूछूं आपसे, कुनैन इसकी दवा है, ठीक है। क्या प्रभावित होती है इसमें, शरीर में जो आरबीसी है प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुनैन इसकी दवा होती है मलेरिया की, है ना। अगला पॉइंट आपके पेचिस पूछूं दोस्तों आपसे, खूनी दस्त, है ना। बताओ इतिहास में कौन खूनी दस्त से मरा था आपके, अरे याद करो, इतिहास में एक महान सम्राट हुए भाई साहब, है ना। तो उनकी मौत पता है किससे होती है, उनकी मौत खूनी दस्त से होती है, पेचिस से होती है, ठीक है। बताओ वो कौन थे, है ना। इसके बाद मृदा रोग पूछूं आपसे, इसका रोग वाहक कौन आपके, इसका रोग वाहक के सी फ्लाई, ठीक है। मच्छर आपके कान के पास में सी करेगा दोस्तों आपके, तो आपको नींद नहीं आएंगे ना। तो सी फ्लाई जो आपके, ये इसका रोग वाहक हो गया ना, ये ध्यान। हाँ अकबर दोस्तों, महान सम्राट अकबर की मौत पता है पैचिस से हुई, खूनी दस्त से हुई, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सवाल ही पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर सी विषाणु हमारा ठीक आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक सरल उत्तक नहीं है दोस्तों, ना। अभी मैंने आपको जटिल और सरल उत्तक पढ़ाए थे ना, याद करो। अरे सरल कौन कौन से थे आपके, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। तो स्केलेनकाइमा दोस्तों आपके है, जाइलम फ्लोएम आपके जटिल उत्तक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर ना। जाइलम फ्लोएम जटिल उत्तक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दोस्तों ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा उसका नाम क्या है आपके, डोशेनिया। क्या नाम है, डोशेनिया सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो डोशेनिया कैसा है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए, दो हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला संयोजी उत्तक दोस्तों क्या कहलाता है, ठीक है। टिश्यू की बात कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी बॉडी में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है दोस्तों, हमारी बॉडी में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। क्या है आपके, वो है ब्लड। क्या है आपके, ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी उत्तक है, जिसका पीएच मान 7.4 है, जिसका पीएच मान 7.4 है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे दोस्तों हमारे हड्डी, हमारे दोस्तों बॉडी में आपके बोन और बोन दोस्तों ना, हड्डी को जोड़ने के लिए दोस्तों, और हड्डी के ऊपर जो मांस मिलता है, ठीक है, हड्डी के ऊपर जो मांस मिलता है, इस हड्डी और मांस को जोड़ने के लिए दोस्तों आपके क्या होते हैं, आपके ये टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो हड्डी जोड़ने की बात पूछूं आपसे, बोन को बोन से जोड़ना हो दोस्तों आपके, तो लिगामेंट काम आएगा ना। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट होता है स्नायु, हिंदी में कहते हैं स्नायु, ठीक है। तो बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट दोस्तों ना, और हड्डी को आपके मांसपेशी जोड़ने वाला कौन होगा, तो हड्डी को और आपकी जो मसल्स हैं इनको जोड़ने वाला टेंडन होता है। कौन, टेंडन होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं कंदरा। क्या बोलते हैं, कंदरा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन हो गया, और बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट हो गया। एग्जाम में सवाल पूछ लेता है, ठीक है। बोन को बोन जोड़ने वाला दोस्तों आपके कौन हो गया, आपके बोन को बोन से कनेक्ट करने वाला लिगामेंट हो गया, और बोन को जो मसल है उससे कनेक्ट करने वाला टेंडन, ठीक है। अगर दोस्तों आपने कोई चूं चा की, तो जो आपकी बीबी है ना, आपका थप्पड़ मार के दोस्तों गाल लाल कर देगी, ठीक है। अगर आपने कोई भी चूचा की, तो आपकी जो बीबी है ना, वो थप्पड़ मार के आपके गाल लाल कर देगी ना, आपके गाल लाल कर देगी। तो लाल से हो गया लिगामेंट, क्या हो गया, लाल से लिगामेंट हो गया, और बीबी से क्या हो गया, आपके बोन टू बोन, है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ना, आपके बोन टू बोन, ऐसे याद कर लीजिए, बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, लिगामेंट, बीबी लाल, और बाकी बचा हुआ आपके टेंडन हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 स्नायु हमारा ठीक आंसर है, ठीक है। अरे तुमसे पेपर वाला पूछ रहा है क्या कि तुमने कैसे याद किया, तो बताओ, क्यों ही पूछेगा, आपको तो गोला भरना है दोस्तों। अब गोला कैसे भरो आप, मान लो दोस्तों गोला तुक्के में ठीक हो गया, तो आपकी नॉलेज पे थोड़ी सवाल उठने वाला है कि तुक्के में ठीक कर, नहीं, ठीक होता है ना। आगे देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यंत्र कौन सा आपके, मैंने कहा अभी आपसे देखो यहाँ पर दोस्तों हाइग्रोमीटर भी और हाइड्रोमीटर भी है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है, ठीक है, और हाइग्रो का मतलब ह्यूमिडिटी होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, हाइग्रोमीटर आएगा दोस्तों ना। पानी के लिए हाइड्रोमीटर होता है, ठीक है। आप जानते हो वो
सो रेबीज नाम सुना है, रेबीज रोग सुना है आपने, ये रेबडो वायरस से होता है। किससे? रेबडो वायरस से होता है। तो सर रेबडो वायरस से होता है, कुत्ते बिल्ली के काटने पर होता है रेबीज, आप जानते होंगे। इसमें अगर हो गया ना किसी को तो 100% इसमें मौत है ना, इसमें कोई भी चांस नहीं है, अभी तक कोई दवा इसकी नहीं बन पाई है। अगर ये किसी को हो गया तो 100% दोस्तों मौत यहाँ पे होने वाली है। इसमें इंसान पानी से डरता है दोस्तों ना, इसमें जो इंसान है वो जो पानी है ना उससे डरता है, ठीक है। तो जो पानी है, जो मसल है, पानी जो आपके, उससे डर इसमें लगता है, इसे बोलते हैं आपके हाइड्रोफोबिया, ठीक है। देखो जिससे भी डर लगता है आपको उसको फोबिया कहते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पत्नी से डर लगे तो पत्नी फोबिया हो गया ना, हाँ, फोबिया मतलब डर होता है, पानी से डर आपके हाइड्रोफोबिया हो गया ना, हाइड्रोफोबिया हो गया, ठीक है। तो रेबीज जो रोग है इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, नोट करना। इसका टीका विकसित करने वाला कौन है? लुई पाश्चर, ठीक है। इसका टीका दोस्तों लुई पाश्चर डेवलप करा है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लुई पाश्चर इसकी वैक्सीन डेवलप करने वाला। हमारा आंसर है हाइग्रोमीटर। लैक्ट का मतलब होता है दूध दोस्तों ना, लैक्ट का मतलब दूध है, जहां जहां लैक्ट वहां वहां दूध, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है। जहां जहां दूध वहां वहां लैक्ट, जहां जहां भैंस वहां वहां गोबर, ठीक है। तो जहां जहां पत्नी वहां वहां फोबिया, है ना। तो दूध आपके लैक्ट होता है। अब दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है। दूध में मिलने वाली शर्करा लैक्टोस शर्करा, ठीक है। दही में मिलने वाला एसिड कौन सा? लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो सर ये एसिड वाले सवाल पूछता है आपसे कि दूध में, दही में कौन सा अम्ल मिलता है, तो सर बटर मक्खन में कौन सा अम्ल मिलता है, या फिर आपसे पूछो पेट में कौन सा अम्ल मिलता है, या फिर आपके दोस्तों जो आपके संतरा है इसमें कौन सा अम्ल मिलता है, सेब में कौन सा अम्ल मिलता है, या फिर टमाटर में कौन सा अम्ल है, पालक में कौन सा दोस्तों अम्ल है, पालक में कौन सा अम्ल है, या सवाल पूछे आपसे लाल चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल होता है इसके अंदर, ये सवाल पूछ सकता है आपसे। या फिर इसके अलावा इमली में कौन सा अम्ल है, तो इमली खट्टी मीठे बेर, है ना, वही आपके। तो इमली में कौन सा अम्ल है? देखो दही की बात करूं आपसे, इसमें लैक्टिक एसिड है ना। बटर में आपके दोस्तों आपके ब्यूटारिक एसिड होता है ना, ब्यूटारिक एसिड आपके बटर में होता है। पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है ना। संतरा में आपके दोस्तों कौन सा? संतरा जो आपके ऑरेंज है इसमें होता है सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड आपके इसमें होता है। सेब में आपके मैलिक एसिड होता है। टमाटर और पालक में होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है। चींटी में होता है फार्मिक एसिड, ठीक है। फार्मिक एसिड जो है वो चींटी में। इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, किसमें? इमली में होता है ना। टार्ट्रिक जो अम्ल है वो इमली में, ये एसिड भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। जो इमली में टार्ट्रिक एसिड, चींटी में आपके फार्मिक एसिड होता है, ये आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जाइलम फ्लोएम दोस्तों क्या है? जाइलम फ्लोएम संवहनीय उत्तक है, पेशीय उत्तक है दोस्तों, रंध्र है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। देखो मैंने आपसे अभी कहा था जाइलम फ्लोएम जो क्या आपके, जाइलम फ्लोएम जो आपके इसे बोलते हैं संवहनीय उत्तक। मैंने लिखा है आपको, वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं जाइलम फ्लोएम को, है ना। ये जल, खनिज लवण, खाद्य पदार्थ का संवहन करते हैं, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम क्या है? संवहनीय उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए का आंसर सुना। ये रंध्र का नाम सुना है आपने? रंध्र का नाम सुना है, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लो ये आपका पेड़ हो गया, ये मान लो आपके पेड़ का तना हो गया, दोस्तों इस तने से आपके यहाँ पर आपके यह पत्ती हो गई, ठीक है। दोस्तों पत्ती हो गई आपके, इस दोस्तों पत्ती में आपके क्या होते हैं? छोटे छोटे आपके छेद होते हैं जिनमें आपको पानी दिखाई देता है इनके ऊपर, है ना। और ये जो छेद होते हैं आपके, इनको बोलते हैं रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। रंध्र या फिर स्टोमेटा कहते हैं। और यहां से होता है बाष्पोत्सर्जन। इस पेड़ में जो अतिरिक्त जल होगा उसका इवोपरेशन कहां से होता है? यहां से होता है। इसे पेड़ों की आवश्यक बुराई भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पत्ती के बारे में सवाल बन सकता है ना। जिम्नोस्पर्म के बीजों की जो विशेषता है, ये आवर्त होते हैं, अनावृत होते हैं, फूल में स्थित होते हैं, फल में दोस्तों बंद होते हैं। देखो तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं आपके, पहली बात तो ये पुष्पोद्भिद होते हैं ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। पुष्पोद्भिद होते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो अनावृत बीजी होते हैं, दोस्तों एक होते हैं कौन आपके, एक होता है आपके आवर्त बीजी होते हैं ना। अनावर्त बीजी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, जो आवर्त बीजी होते हैं उन्हें बोलते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? आपके अनावर्त बीजी होते हैं ना। इसमें बीज फल के बाहर होता है, ठीक है। जो बीज होता है फल के बाहर होता है, ठीक है। तो आपके फल में बंद होते हैं नहीं, आपके फूल में स्थित नहीं, ठीक है। ये आपके आवर्त होते हैं नहीं, ये खुले नहीं, आपके अनावृत होते हैं ना। ऑप्शन नंबर बी, ये खुले हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अनावृत होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कशेरुकाओं की कोशिश, कशेरुका दोस्तों आपके जो है, इन कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है।
तो कशेरुकों की संख्या पूछो कितनी होती है आपके सामने, बताओ। आपके जो कशेरु की होती है, आपके जो वर्टिब्रेटा होते हैं, जो आपके दोस्तों रीढ़ की जो हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में दोस्तों आपके छोटी छोटी हड्डियां होते हैं दोस्तों ना। जो रीढ़ की जो हड्डियां है ना आपकी दोस्तों, ये दोस्तों रीढ़ की हड्डी दोस्तों आपके ऐसे नहीं होती है, ऐसी दोस्तों हड्डी थोड़ी होती है रीढ़ के अंदर आपके, ये वाली हड्डी दोस्तों नहीं होती है ना। यहाँ पर दोस्तों आपके कुछ ऐसी हड्डी होती है ना, इन्हें बोलते हैं वर्टिब्रेटा बोलते हैं ना। वर्टिब्रेटा कहते हैं आपके ऐसे हड्डियां, इनके दोस्तों आपकी हड्डियां जो हैं वो आपकी रीढ़ के अंदर आपके दोस्तों ऐसी हड्डी जिससे कि आप मुड़ सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसी हड्डी होती तो आप मुड़ ही नहीं पाते रसगुल्ला, आप दोस्तों मुड़ सकते हो आपके, इसके लिए ऐसी छोटी छोटी हड्डियां होती है, वर्टिब्रेटा कहते हैं। कुल मिला के 33 होती है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। कुल मिला के 33 होती है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों ना। इसमें दोस्तों आपके इसमें आपके गर्दन की हड्डी भी शामिल होती है दोस्तों, आपके पीठ की हड्डी भी होती है, कमर की हड्डी होती है ना, मतलब रीढ़ की हड्डी, आपके गर्दन की हड्डी, पीठ की हड्डी, कमर की हड्डी, ये सब इसमें शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। क्लोरोफिल में पाया जाता है लोहा, तांबा, मैग्नीशियम, मैग्नी दोस्तों ना। देखो क्लोरोफिल में होती है मैग्नीशियम धातु, ठीक है। जो आपके लोहा होता है वो आता है हीमोग्लोबिन में, जो हमारा ब्लड है इसमें दोस्तों आपके कौन होता है, लोहा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंसुलिन है, नाम सुना है, इंसुलिन जो है इसमें जिंक होता है, ठीक है। जस्ता आपके जिंक जो है वो इंसुलिन के अंदर होता है, नोट करना सुना। इंसुलिन जो होता है आप जानते हो मधुमेह जो रोग है, डायबिटीज जो है उसको रोकने के लिए जरूरी होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय को जो ग्रंथि है वहां से निकलता है, इसकी भी जो बीटा कोशिका है वहां से निकलता है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है ना। और मधुमेह डायबिटीज जो है आपकी इसको रोकने का काम करता है। ये ब्लड शुगर की जो मात्रा उसको कंट्रोल करता है ना, जो ब्लड शुगर है इसे रेगुलेट करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम इसका होता है। और अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है वहां से निकलता है। इसमें जिंक धातु, जिंक जो है आपकी इसमें धातु होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हड्डी में क्या होता है, हड्डी में होता है कैल्शियम, क्या होता है, हड्डी में कैल्शियम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के किसका, आपके विटामिन के का यूज करते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग, आपके यहाँ पर कट लग गया तो खून बह रहा है, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद में 1 या 2 मिनट बाद में खून अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ब्लड की क्लोटिंग होना ना। तो लिखिए आंसर हो गया मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से एक टेरिडोफाइट दोस्तों है ना, टेरिडोफाइट पूछूं आपसे कौन सा है, मैंने एग्जांपल दोस्तों लिखवाया आपको, क्या मॉस है, नहीं दोस्तों ना। अगर मॉस नहीं है तो आपके सब क्या फर्न है, यस फर्न आपके जो है वो सब टेरिडोफाइट है ना, फर्न जो है टेरिडोफाइट है, और मार्शिलिया भी टेरिडोफाइट है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। फर्न आपके सजावटी पौधे होते हैं, ये आपको ध्यान है, टेरिडोफाइट है, इन्हें पादपों का सरीसृप कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट, पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण कौन सा है, मैंने अभी आपको लिखवाया, पौधों की वृद्धि मापने वाला उपकरण कैस्कोग्राफ होता है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। तो क्रायो वर्ड का मतलब होता है एट वेरी लो टेम्परेचर, क्रायो वर्ड का मतलब क्या है, एट वेरी लो टेम्परेचर क्रायो बोलते हैं। जो इंजन आपके बहुत न्यूनतम तापमान पे काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं ना। जो आपके इंजन है जो अति न्यूनतम तापमान पे काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। आपने नाम सुना होगा दोस्तों ना। जब आपके दोस्तों जो आपके जो स्पर्म है दोस्तों, अब मान लो अभी आपको जो है वो बच्चे पैदा नहीं करने हैं, ठीक है दोस्तों। बड़ी बड़ी जो हॉलीवुड एक्ट्रेस होती हैं वो अपने फिगर खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो शुरुआती दौर में बच्चे पैदा नहीं करती हैं, ठीक है। तो शादी के वो कुछ सालों बाद बच्चे पैदा करती है, इसलिए वो अपना जो एग होता है ना, जो एग जो होता है उसको प्रिजर्व कर देती है ना एट वेरी लो टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जब उनको जरूरत होती है तो उस समय उस एग को वो फर्टाइल करवाती है आईवीएफ के अंदर आपके स्पर्म से, और जो आपके प्रेगनेंसी लेती हैं उसे क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 कैस्कोग्राफ इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है, तो सुनो किससे हो, किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है, श्वसन में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण उसमें होता है, या उस संवेदन में होता है। सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो, सवाल दोस्तों यहाँ पर यह है कि अगर सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, देखो अगर सवाल पूछे कि भाई ध्वनि ऊर्जा जो है, इस ध्वनि ऊर्जा का किसमें, आपके ध्वनि ऊर्जा का दोस्तों आपके जो विद्युत ऊर्जा है उसमें कन्वर्जन क्या कहलाता है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्जन कौन करता है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके जो विद्युत ऊर्जा है, इस विद्युत ऊर्जा को
प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्जन कौन करता है, ठीक है। या फिर सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि जो यांत्रिक ऊर्जा है, इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन दोस्तों ना। या फिर सवाल पूछे आपसे कि जो विद्युत ऊर्जा है इसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन, ठीक है। या फिर प्रकाश ऊर्जा जो है, इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन है। ये अक्सर सवाल एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। देखो पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करने वाला कौन। ये दोस्तों यहाँ पे जो लगा हुआ है वो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपके सामने माय डियर रसगुल्ला दोस्तों ना, यहाँ पे दोस्तों तार है ना, ये तार आपके अंदर है, शर्ट के दोस्तों अंदर आपके तार है, इस तार में वो कन्वर्ट हो गया। तो मैंने जो बोला वो इस तार में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको माइक कहते हैं, क्या माइक, ठीक है। तो माइक जो होता है या दोस्तों माइक्रोफोन दोस्तों ना, आपके पास अगर ईयरफोन हो तो उस ईयरफोन में जिस आपके पॉइंट को आप मुंह में लेके बोलते हो दोस्तों, आपके रात में जब आप उससे बात कर रहे होते हैं, आपका पड़ोसी साथ में होता है, तो दोस्तों एक माइक का ईयरफोन का दोस्तों एक माइक्रोफोन होता है, आप उसको मुंह में लेके ऐसे करते हो दोस्तों, आपके वो बात करते हैं ना लोग, आप जानते होंगे, नया नया प्यार जिनका होता है वो बात करते हैं ना, समझ नहीं आता रसगुल्ला क्या ही बोल रहे हैं ना, फिर भी सामने वाले को सुनता है दोस्तों ना। एक्चुअली में वो साइंस केमिस्ट्री उनकी अच्छी होती है ना, हाँ केमिस्ट्री बढ़िया है उनकी, वो जानते हैं कि इस माइक्रोफोन को मुंह में लेके बोलूंगा ना तो आवाज़ दोस्तों यहीं से जाएगी, है ना। तो माइक्रोफोन जो होता है वो ध्वनि ऊर्जा को किसमें, आपके विद्युत में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको दोस्तों मेरी बात सुन रही है, आपने ईयरफोन लगाए हुए हैं दोस्तों ना, वो तार में से आवाज आ रही है और आपके कान में बज रही है दोस्तों ना। इस जो ईयरफोन का जो आपके ईयरफोन है वो ये काम करता है, ठीक है। या फिर दोस्तों आपके आसपास जो आपके लाउड स्पीकर लगे होते हैं उनमें ये काम होता है ना। तो ईयरफोन या फिर दोस्तों आपके जो लाउड स्पीकर है वो ये काम करेंगे ना। तो लाउड स्पीकर या ईयरफोन जो है वो विद्युत को ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों ना। विद्युत को प्रकाश में, मैंने स्विच दबाया लाइट आ गई दोस्तों ना। तो जो आपके बल्ब है, एलईडी है, ट्यूबलाइट है, वो विद्युत को प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं ना। यांत्रिक को दोस्तों विद्युत में पूछूं आपसे कौन सा आपके, अरे यांत्रिक को विद्युत में, आपकी शादी दोस्तों होने वाली है, आपके 7 फेरे हो रहे थे दोस्तों, बड़ी मुश्किल से अंतिम फेरे में रसगुल्ला लाइट चलेगी। अब क्या करे भाई साहब, आपने बोला अपने दोस्त को, अरे झामफड़ जल्दी से जनरेटर स्टार्ट कर दो, वो गया तुरंत आपके और उसको घुमाने लग गया, जनरेटर घुमाया और इतने में लाइट आ गई। जब भी घूमने वाली दोस्तों बात आएगी ना तो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। जैसे उसने घुमाया तो आपके लाइट आ गई, तो विद्युत ऊर्जा आ गई। तो यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने वाला कौन, आपके जनरेटर हो ना। जनरेटर जो है आपके वो किसको, यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने वाला हो ना। और विद्युत को यांत्रिक पूछूं आपसे, आपने फैन के लिए दोस्तों, फैन के लिए आपने स्विच दबाया, फैन घूमने लग गया। मैंने कहा ना घूमने वाली बात दोस्तों यांत्रिक हो गई। तो जैसे ही आपने स्विच दबाया विद्युत गई उसमें और वो घूमने लग गया, ठीक है। तो जो मोटर होती है, जो मोटर है, पंखा है, वो किस में आता है, यांत्रिक, आपके विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करने वाला। और प्रकाश को पूछूं आपसे, रासायनिक में कन्वर्ट करने वाला उसमें आपके पौधा यही काम करता है। प्लांट जो होता है, प्लांट जो है वो प्रकाश को रासायनिक में कन्वर्ट करता है, सूर्य का प्रकाश लेता है और आपके ग्लूकोज बनाता है, भोजन बनाता है। सवाल यही पूछ रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाला कौन है, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी आंसर। लगे हाथ, इतने सारे पॉइंट जो हैं वो भी आप नोट कर लीजिए ना। सर अशुभ मत बोलो दोस्तों, मान लो आपकी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक समस्या और आ सकती है। अब आप खेल खेल रहे हो, कौन सा दोस्तों, आपके वो आपके एक बर्तन में दोस्तों अंगूठी ढूंढने वाला खेल होता है। अब घर में आप वो खेल रहे हो, ठीक है। जैसी अंगूठी डाली, जैसी दोस्तों आपने भी अपना हाथ डाला, उसने भी अपना हाथ डाला, लाइट फिर गई रसगुल्ला। अब क्या करें, आप बोलते हो अरे झाम पर जल्दी से क्या स्टार्ट कर, इन्वर्टर स्टार्ट कर दोस्तों ना। फिर इन्वर्टर स्टार्ट होता है। इन्वर्टर में पहले से केमिकल एनर्जी भरी होती है ना, और वो केमिकल एनर्जी किसमें, आपके विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। तो लिख लो आपके इन्वर्टर। सवाल पूछूं आपसे, इन्वर्टर क्या काम करता है, आपके जो केमिकल जो एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन, इन्वर्टर, है ना। ये भी आप लगे हाथ नोट कर लीजिए। इन्वर्टर जिसमें आप जानते हो H2SO4 भरा होता है, वो इन्वर्टर है ना। चलिए, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, आप जानते हो क्वासियोरकोर भी इसी कमी से और मैरास्मस रोग भी इसकी कमी से होता है ना। क्वासियोरकोर, मैरास्मस दोनों रोग जो आपके इसकी कमी से होते हैं, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी। हे प्रभु क्या करें। अभी दोस्तों एक कंडीशन और है ना, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपके सामने। अगर वहां लाइट चलेगी तो बड़ी समस्या दोस्तों, विकट समस्या है ना। छोड़ो रे तुम यार,
बिगड़ जाओगे तुम। अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन सा दोस्तों ना। अब देखो अस्थियों को पेशियों से ना, बोन को मसल से, बोन को मसल से पूछूं आपसे, अरे बोन टू बोन बीबी लाल, लाल मतलब लिगामेंट, और बोन टू मसल कंदरा मतलब आपके टेंडन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग दोस्तों होगा ना, अरे कौन सा रोग होने वाला है, घेंगा। ऑप्शन नंबर डी, गोइटर कह दीजिए, गलगंड कह दीजिए, गला सूज कर लटक जाएगा, वो घेंगा रोग होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है दोस्तों। रिकेट्स पूछूं आपसे, ये विटामिन डी की कमी से दोस्तों होने वाला रोग रिकेट्स है आपके। ये बच्चों में आपके रिकेट्स होता है, और जो बूढ़े बड़े लोग हैं आपके, जो वैक्स लोग होते हैं, उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर होना ना, तो उनमें होता है ओस्टियोमलेशिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो बच्चे बुजुर्ग हैं आपके, उनमें ओस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर होना, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो रिकेट्स भी सवाल एग्जाम में दोस्तों आता है। रक्त क्षीणता पूछूं आपसे, मतलब एनीमिया आपकी जो रोग है आपके, ब्लड की कमी होना, एनीमिया, ठीक है। तो घेंगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। इसे सनसाइन विटामिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सनसाइन विटामिन कहते हैं। सूर्य की जो पहली प्रकाश आता है ना, तो उससे आपके विटामिन मिलता है, सनसाइन विटामिन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पायरिया रोग संबंधित दोस्तों किससे, पायरिया मैंने आपको अभी कहा ना, पायरिया रोग जो आपके दांतों से है ना, ऑप्शन नंबर एक है ना, मैंने कहा था दांतों मसूड़ों से खून आना दोस्तों पायरिया है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है। और किससे होता है, पापा काम पे से होते हैं, परजीवी से होता है, आपको ध्यान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है, दांतों से, ऑप्शन नंबर ठीक करेक्ट आंसर है ना दोस्तों। आंखों से पूछूं आपसे, देखो दोस्तों आंखों में पूछूं, ट्रैकोमा रोग आपके आंख वाला हो गया ना, ट्रैकोमा दोस्तों आंख का रोग है। इसके अलावा ग्लूकोमा पूछूं आपसे, ये भी आंख का रोग है ना, ग्लूकोमा भी आंख का रोग है। मोतियाबिंद पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों आंख का रोग है ना, मोतियाबिंद भी आपके आंख का रोग है, ध्यान रखना। ट्रैकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, ठीक है। आगे देखिए, शैवाल को पादप जगत के दोस्तों किस वर्ग में रखते हैं, मैंने कहा ना शैवाल किस में आता है, थैलोफाइटा में, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और ये सबसे बड़ा वर्ग है, लिख लो आपके, सबसे बड़ा पादप वर्ग पूछो कौन सा, आपके सबसे बड़ा जो पादप वर्ग है वो शैवाल दोस्तों। शैवाल जानते हो, वो तालाब में जो काई जमी होती है हरी हरी, वो शैवाल होती है। तो सबसे बड़ा पादप वर्ग कौन सा, शैवाल, थैलोफाइटा होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। तो थैलोफाइटा जो है सबसे बड़ा पादप वर्ग है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का दोस्तों एग्जाम्पल क्या है ना, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल पूछूं क्या आपके, तो साइकस है, कारा, फ्यूनेरिया और आपके पॉलीट्राइकम। दोस्तों साइकस जो है आपके, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल, ठीक है। साइकस जो है किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल साइकस है, ऑप्शन नंबर एक आंसर है ना। मरकरी की जो विषाक्तता है, इससे होने वाला रोग कौन सा है, मिनी माता है, गठिया है, रिकेट्स दोस्तों, घेंगा पूछूं आपसे, देखो तो मिनी माता जो रोग है आपके सो, ये मरकरी की कमी से ना, पारा दोस्तों, मरकरी या फिर पारा बोल सकते हो, ठीक है। मरकरी, पारा या HG आपके कुछ भी कह दीजिए। अच्छा, मरकरी के बारे में सवाल पूछूं आपसे, तो मरकरी जो है ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पे लिक्विड अवस्था में मिलती है, वो आपके मरकरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके, अच्छा पारा, अगर दोस्तों कभी दोस्तों माता का पारा बढ़ गया, रसगुल्ला, अगर दोस्तों माता का पारा बढ़ गया ना, तो तुम्हारी चप्पलों से ठुकाई होना तय दोस्तों ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी दोस्तों, आपके मम्मी का पारा आपके तेज होता है उस समय, मतलब आपको उस समय कुछ बोलना नहीं चाहिए, फिर भी दोस्तों आप इतने तेज खोपड़ी के आदमी हो कि आपकी उस दिन खाल मसाला मांग रही होती है ना। मम्मी ने पूछा खाना खाएगा, तो आपने कहा नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। आपने पूछा क्या सब्जी बनी, मम्मी ने कहा टिंडा बना है। ओ टिंडा कौन खाता, मम्मी ने उठाई चप्पल, और भाई साहब जो पारा भरा था कहीं और पे, आप पे दोस्तों आप लपेटे में आ गए, ठीक है। तो मम्मी का पारा बहुत भारी होता है, तो माता का पारा ऐसे आप ध्यान रखना है, ठीक है। मार पड़नी तय है ना, तो मिनी माता, मरकरी या पारा दोस्तों नोट कीजिए, ठीक है। एक होता है कैडमियम, अगर कैडमियम की विषाक्तता हो जाए तो रोग कौन सा होने वाला है, इससे होने वाला आपके दोस्तों कैडमियम, आपके ना इटाई, कैडमियम से कौन सा होगा, इटाई रोग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक दोस्तों नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट से कौन सा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट से होगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैडमियम की अभी मैंने कहा दोस्तों आपके, अरे कैडमियम, इटाई, ऑप्शन नंबर एक दोस्तों। बेरी पूछूं आपसे, बेरी रोग पूछूं आपसे किससे, आपके तो विटामिन B1 की कमी से दोस्तों रोग कौन सा होता है, बेरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बेरी रोग आपके। और विटामिन B1 का दोस्तों नाम आपके थायमिन जो है ये इसका नाम, थियामिन जो आपके, थियामिन इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इससे एक क्वेश्चन और याद आ गया, DNA RNA, ठीक है। देखो DNA और RNA में आपके जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड दोस्तों ना। DNA में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, एडिनिन,
एडेनिन आपके ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। आरएनए में एडेनिन दोस्तों आपके होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, पर थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल होता है ना। सवाल खूब पूछता है एग्जाम में कि जो डीएनए का जो आपके जो थाइमिन है इसके स्थान पर आपके जो आरएनए है उसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने B1 दोस्तों बेरी बेरी हो गया, ये आपको नोट करना, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस पादप वर्ग में वास्तविक जड़, तना और पत्तियां दोस्तों नहीं पाई जाती है, ठीक है। देखो एंजियोस्पर्म में मिलती है दोस्तों ना, जिम्नोस्पर्म में मिलती है, टेरिडोफाइट में मिलती है। ये जो आपके ब्रायोफाइटा दोस्तों होते हैं, आपके ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, इन दोनों के अंदर आपके ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा दोस्तों आपके इन दोनों में आपके जड़, तना, पत्ती नहीं मिलती है। जड़, तना, पत्ती दोस्तों नहीं मिलती है। वास्तविक की बात कर रहा हूं, ठीक है। वास्तविक जड़, तना, पत्ती जो है वो नहीं मिलती है इनके अंदर, ना ही इनमें संवहन तंत्र होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, बाकी इनमें तो मिलती है, ठीक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा मिलती है। ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में वास्तविक जड़, तना, पत्ती, आपके जाइलम, फ्लोएम कुछ नहीं मिलता है ना। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, कहां पर दोस्तों होता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन, है ना, मैंने अभी कहा ना आपसे, रेस्पिरेशन यहां होता है, पावर हाउस ऑफ सेल आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में क्या होता है, आपके प्रकाश संश्लेषण होता है ना, यहाँ पर ग्रेना होता है। कौन ग्रेना होता है, यहाँ पर होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। केंद्रक पूछूं आपसे, रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज करने वाला ना, रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज करने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ना। पादपों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, याद करो। अरे फ्लेक्सिबिलिटी पूछूं पादपों में किस कारण होती है आपके, अरे पादपों में लचीलापन किस उत्तक से होता है, लिखना आपके ये कोलेनकाइमा। अभी दोस्तों मैंने कहा ना, जीवित वाला पार्ट कौन सा आपके, वो है पैरेन्काइमा, ठीक है। और जो पादपों में जो मृत भाग होता है, जो उसकी जो संरचना बनाता है वो स्केलेनकाइमा होता है ना। जीवित पार्ट पैरेन्काइमा होता है और आपके फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोलेनकाइमा होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। समुद्र में पाए जाने वाले भूरे शैवाल का दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र में पाए जाने वाला भूरा शैवाल का एग्जाम्पल क्या है, स्प्रुलिना, जिलेटिन, लेमिनारिया, दोस्तों क्लोरेला। देखो ये क्लोरेला जो है आपने नाम सुना होगा, इसमें प्रोटीन दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है इसके अंदर, और इसका यूज अंतरिक्ष में करते हैं ना। आप ये सोचते हो ना स्पेस में लोग क्या खाते होंगे, आपके क्लोरेला दोस्तों उनका भोजन होता है ना। अंतरिक्ष में यूज कौन सा होता है, क्लोरेला होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों स्प्रुलिना पूछूं आपसे, सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, सर्वाधिक प्रोटीन जो है इसी में होता है ना। सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो स्प्रुलिना के अंदर होता है 60% के आसपास, ठीक है। इसके बाद सोयाबीन आता है ना, इसके बाद सोयाबीन आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है, इस शैवाल में होता है, चारों के चारों शैवाल दोस्तों ना। और जो लेमिनेरिया आपके, वो आपके समुद्र में मिलने वाला भूरा शैवाल है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। बाकी फिर भी क्लोरेला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्रोटीन है आपके अंतरिक्ष जो, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मायोपिया दोस्तों किस रोग, किस अंग का दोष है ना, मायोपिया की बात करूं, ठीक है। देखिए मायोपिया दोस्तों पूछूं आपसे, देखो एक रोग होता है मायोपिया दोस्तों ना, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। दोनों रोग देख लीजिए ना, हाइपर दोस्तों मेट्रोपिया। अभी जो मुझे चश्मा लगा हुआ दोस्तों मायोपिया है ना। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब है कि पास का तो स्पष्ट दिखता है पर दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है ना। इसमें दूर का दोस्तों स्पष्ट नहीं दिखता है ना, निकट दृष्टि दोष में दूर का क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष, मतलब इसमें पास का स्पष्ट नहीं दिखता है दोस्तों ना। अगर आप युवा अवस्था के अंदर है तो आपको ये वाला चश्मा लगता है, और दोस्तों अगर आपकी एज हो चुकी है तो आपको यह चश्मा लगता है। अखबार पढ़ने के लिए ये वाला चश्मा होता है और पड़ोसन को देखने के लिए ये वाला होता है, ठीक है। अगर आपको पड़ोसन देखनी है तो ये वाला चश्मा काम आएगा, अगर आपको अखबार पढ़ना है तो ये वाला चश्मा काम आने वाला है, ठीक है। तो मायोपिया, जैसे मेरे इस समय कौन सा है, मेरे इस समय आपके मायोपिया है, ठीक है। मैं दूर की वस्तु क्लियर नहीं देख पाता हूं तो इसके लिए मायोपिया है। जो लेंस लगा हुआ है वो लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। कौन सा है, अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस लगा हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहां पर जो लेंस लगा होता है वो है उत्तल लेंस, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो अवतल लेंस मायोपिया दोस्तों रोग में होता है,
और जो उत्तल लेंस है आपके वो हाइपरमेट्रोपिया में होता है, ठीक है। गुरुजी ऐसे तो कौन याद करेगा दोस्तों, देखिए आपके निकट दृष्टि दोष होता है ना। निकट में दोस्तों वर्ड कितने आपके, निकट में देखो आपके निकट में वर्ड है 1 2 3 है ना दोस्तों, निकट में 3 वर्ड है, दूर में कितने वर्ड आपके 2 वर्ड है ना, निकट में 3 है आपके, दूर में 2 दोस्तों ना। इसके अलावा अवतल पूछूं आपसे 1 2 3 4 हो गए, उत्तल पूछूं आपसे 1 2 3, ठीक है। कॉनकेव पूछूं आपसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 हो गया ना, कॉनकेव में 7 है और कॉन्वेक्स में आपके 6 हो गए। तो कम वाले को कम से मिला लो और अधिक वाले को अधिक से मिला लो, ठीक है। तो कम वाले कम से 2 को 3 6 से ना, अधिक वाले को 3 4 7, तो कम वाले को कम से मिला दो, अधिक वाले को अधिक से मिला दो, ठीक हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल और कॉनकेव, दूर दृष्टि दोष में उत्तल और कॉन्वेक्स, ठीक है। चलिएगा, हमारा आंसर हो गया दोस्तों आपके नेत्र, ऑप्शन नंबर 1 आपके मायोपिया रोग है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सबसे प्रभावकारी प्रकाश दोस्तों कौन से रंग का है, देखो रेड रंग पूछूं आपसे, रेड कलर जो आपके ये मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण आपके इसमें होगा ना, और जो ग्रीन है ना आपके इसमें न्यूनतम होगा, ठीक है। तो नोट करना, रेड अगर लाइट है तो मैक्सिमम होगा और ग्रीन है तो आपके मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहां पूछ रहा है मैक्सिमम किस में होगा, रेड में होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, आपके ठीक आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रेड में दोस्तों आपके मैक्सिमम होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, पीलिया है, एड्स है, तपेदिक दोस्तों हेपेटाइटिस। देखो पीलिया की बात करूं आपसे, जॉन्डिस किससे होता है आपके, अरे जॉन्डिस की बात करूं आपसे तो लीवर में, आपके लीवर संबंधित आपके जॉन्डिस है, ये आप जानते हो, ठीक है। एड्स पूछूं आपसे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। ये HIV नाम के ह्यूमन आपके ह्यूमन आपके जो आपके वायरस आपके इससे होता है, ठीक है। और HIV एक रेट्रो वायरस है, क्या है, रेट्रो वायरस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका टेस्ट होता है कौन सा, अलीसा टेस्ट होता है ना, और 1 दिसंबर की तारीख को हम विश्व एड्स दिवस बनाते हैं, ध्यान रखना। अगला तपेदिक टीबी पूछूं आपसे, टीबी आपके जीवाणु से होगा, नोट करना, और माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। BCG इसकी वैक्सीन है, बैसिलस कोलमेट गुरिन वैक्सीन है। टीबी दोस्तों आपके जो जीवाणु है उसकी खोज करने वाला कौन था आपके, वह दोस्तों आपके कौन था, आपके रॉबर्ट कोच जो है ये खोज करने वाला, आपको नोट करना है। ये भी सवाल, टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 का टारगेट है, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके हेपेटाइटिस, आपके लीवर संबंधित कौन सा, लीवर संबंधित आपके रोग हेपेटाइटिस है, लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस है ना। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उपास्थि कहां दोस्तों मिलती है, पेट में, नाक या कान में, आंखों में, नाखून में दोस्तों। बढ़िया क्वेश्चन, देखो क्या दोस्तों पेट में उपास्थि, पेट में तो आंतें मिलती है रसगुल्ला है ना, और नाक या कान पूछूं आपसे दोस्तों, आंख में या नाखून में, तो नाक कान यहां पर आपके उपास्थि है, मतलब अस्थि की तरह होती है दोस्तों, बोन की तरह होती है पर बोन नहीं होती है ना। जो आपकी यहाँ पे आपको मिल रही है आपकी वो उपास्थि है, ठीक है दोस्तों। नाक पे जो मिल रही है आपकी उपास्थि है ना, तो नाक और कान में उपास्थि होती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की जड़ का दोस्तों कार्य नहीं है, प्रकाश संश्लेषण, जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण, पौधों को सहारा प्रदान करना, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों होता है जो आपके, आप जानते हो कि ये जो है ये काम किसका दोस्तों, आपके ये जड़ का दोस्तों काम नहीं है, ठीक है। ये काम किसका, ये काम जो आपके पत्तियों का काम है ना, पत्ती में क्लोरोफिल होता है वहां पर होता है, ठीक है। तो ये काम जड़ का नहीं है। बाकी अवशोषण करना, जल हो, मिनरल्स हो, या पौधे को सहारा प्रदान करना हो, ये सारे काम करता है, ठीक है। जड़ जो होती है आपकी, जड़ जो होती है वो दोस्तों प्रकाश के उल्टी दिशा में गति करती है। प्रकाश देखो यहाँ पर दोस्तों आपके सूर्य है, यह सूर्य हो गया दोस्तों, यहाँ पर आपके पेड़ हो गया, ये जड़ दोस्तों आपके जड़ ही हो गई यहाँ पर आपके। तो जड़ दोस्तों ऐसे गति करेंगे ना, जड़ ऐसे गति करती है, ठीक है। जबकि प्रकाश जो सूर्य है वो यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, क्या बोलते हैं इसको, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं, इसको नोट करना है, ठीक है। तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक कहते हैं, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना। जड़ के दोस्तों बारे में पॉइंट आपके, जड़ पूछूं आपसे तो गाजर क्या है, जड़, ठीक है। तो गाजर है, मूली है, शकरकंद पूछूं आपसे, जड़ दोस्तों आपके शकरकंद जड़ है, सलजम जड़ है आपके, सलजम जो आपकी ये भी जड़ है, नोट करना। तो ये सारी जड़ होती है, गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम, ये सारी जड़ के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तना पूछूं आपसे, तना लिखिए सो आपके, तना आपके आलू हो गया, सो आलू है, अदरक लिखना आपके, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, केसर,
केला, ये सारे क्या है आपके तना है, ठीक है। तो आलू, अदरक, प्याज, लहसुन, केसर, केला, हल्दी, लिखना हल्दी भी क्या आपके, हल्दी भी तना है, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी तना आपके सामने, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हीमोफीलिया एक खालिस्तान विकार है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, अनुवांशिक है दोस्तों, हीनता जनित है, ठीक है। देखो हीमोफीलिया दोस्तों रोग जो होता है आपके, इसमें आपके यह पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। ब्रिटेन जो आपके महारानी के दरबार में आपके सबसे पहली बार आपके हुआ था, ये इसे शाही रोग कहते हैं, नोट करना। हीमोफीलिया का आपके ये आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी में जाने वाला रोग कौन सा, हीमोफीलिया दोस्तों। इसमें दोस्तों बार बार ब्लड देना पड़ता है, ठीक है, बार बार ब्लड जो है इसकी जो आवश्यकता इसमें पड़ती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो रोग है आपके, इसमें बार बार ब्लड की जरूरत पड़ती है, ये आनुवांशिक रोग होता है, शाही रोग होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, इसके अलावा पूछूं आपसे कलर ब्लाइंडनेस पूछूं, वर्णांतता पूछे आपसे, यह भी आनुवांशिक रोग है ना। कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है आपके, यह भी कैसा रोग है आपके, यह भी नोट करना, यह भी आपके आनुवांशिक रोग है, आपको नोट करना है, ठीक है। इन्हें ब्लड डिसऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये भी आपके आनुवांशिक रोग होता है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। सिकल सेल दोस्तों एनीमिया, ठीक है, ये नाम सुना आपने, सिकल सेल एनीमिया दोस्तों। इसमें क्या होता है आपके, इसमें दोस्तों आपके जो हमारी आरबीसी होती है आपके, उसको नॉर्मली आपके ऐसे होती है अंडाकार आकार की, ठीक है। लेकिन दोस्तों होता क्या आपके यहाँ पर दोस्तों, आपके हंसियाकार आकार है ना, हंसियाकार जो आकार है, जो हंसियां खेतों में काम आती है आपके, उस आकार की हो जाती है आपकी, जिससे कि प्रॉपर आपके खून नहीं बन पाता है, आरबीसी डेवलप नहीं हो पाती है, इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए आंसर क्या होगा, आनुवांशिक रोग है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। वही दोस्तों कुछ सिंड्रोम के नाम भी लिख दीजिए, जो कि आपके कुछ सिंड्रोम जो रोग होते हैं, जैसे कि आपके पटाऊ सिंड्रोम पूछे किससे होता है, या फिर आपके एडवर्ड सिंड्रोम, ये किससे होता है आपके सुनो, या फिर आपके पटाऊ दोस्तों, पटाऊ है, एडवर्ड दोस्तों आपके डाउन सिंड्रोम, ये किससे होता है, ठीक है। तो ये 3 सिंड्रोम के नाम भी आपको ध्यान रखना। पटाऊ 13 को पटाऊ, तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है ना, जो 13वां गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से पटाऊ सिंड्रोम है। एडवर्ड आपके 18वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है आपके, और डाउन जो है 21वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों नोट कीजिएगा ना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो छूने से आपके एड्स नहीं फैलता है, ठीक है, हाँ छूने से दोस्तों एड्स नहीं फैलता है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे पतली है दोस्तों हड्डी कौन सी है ना, फिबुला, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। बताओ आपके सामने 4 दोस्तों आपके आंसर हैं। मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी आपके, फिबुला, मेलियस, इनकस दोस्तों, स्टेपिस, 4 ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका, फिबुला, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। अच्छा दोस्तों पहली बात तो फिबुला हड्डी दोस्तों होती कहां पर आपके, देखो 2 हड्डी होती है। बफरिंग हो गई कि भाई, फोन में लग रहा है आराम से, क्या बफरिंग हुई क्या दोस्तों बीच में, अभी बताओ बफरिंग हुई क्या, अभी नहीं हुई या हुई, बताओ फटाफट आपके, बफरिंग हुई या नहीं हुई, अगर हुई है तो बोलो, नहीं हुई है तो बोलो। हुई थी क्या, चलो हुई हो तो भी कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। अब तो ठीक दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, अच्छा हुई थी है ना, अब तो ठीक दिखाई दे रहा हूं मैं आपको, यस या नो, बताओ फटाफट। देखो मानव शरीर की सबसे पतली दोस्तों हड्डी कौन सी, सवाल पूछा आपसे, सबसे पतली हड्डी जो आपके वो कौन सी, फिबुला, ऑप्शन नंबर 1, पैरों में मिलती है ना, पैरों में 2 हड्डी दोस्तों है ना, तो पैरों में 2 हड्डी होती है, फिबुला और टीबिया ना, फिबुला टीबिया 2 हड्डी पैरों में। जटिल उत्तक का उदाहरण पूछूं आपसे, अरे अभी तो मैंने कहा आप देखो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा, तीनों किसके, तीनों जो है आपके वो किसके एग्जाम्पल है, तीनों की तीनों आपके ये सरल उत्तक है ना। संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम किसके, जटिल उत्तक, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। अगला डेंगू बुखार में शरीर में कमी होती किसकी, प्लेटलेट्स, मैंने अभी कहा ना, और बिम्बाणु प्लेटलेट्स कमी आपके डेंगू बुखार में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा, थैलोफाइटा, मैंने कहा था आपसे थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, शैवाल वाला वर्ग जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। ताजे पानी का हरे शैवाल जो प्रोटीन में समृद्ध दोस्तों आपके
अभी मैंने आपको नाम लिखा था ताजे पानी का हरा शैवाल जो प्रोटीन आपके अंतरिक्ष में काम आता है, क्लोरेला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मशरूम है, ये भी मैंने कहा दोस्तों, मशरूम क्या कवक है, क्या है, मशरूम कवक है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर है। इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है दोस्तों ना, देखो खसरा पूछूं आपसे, मीजल्स आपके विषाणु से होता है, शरीर पर दोस्तों लाल लाल चकते निकल जाते हैं आपके, खसरा बोलते हैं उसको, रेबीज आपके रेबडो वायरस से होता है, सो पोलियो भी आपके किससे, पोलियो भी आपके जो है आपके वायरस से होता है, टीबी आपके किससे होता है, विषाणु से होता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। घुटने की हड्डी का दोस्तों नाम क्या, आपकी घुटने की हड्डी होती है पटेला, क्या होती है, पटेला घुटने की हड्डी है। टीबिया फिबुला पैर में होती है दोस्तों। ह्यूमरस दोस्तों आपकी जो आपके हाथ में हड्डी आपके, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। टीबिया फिबुला पैर में, अल्ना रेडियस हाथ में, और पटेला घुटने में होती है ना, ध्यान रखना है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला दोस्तों अंग, मलेरिया मैंने कहा था आपसे, इसमें आरबीसी में आरबीसी प्रभावित होती है, और आरबीसी का कब्रिस्तान कहां पर, आपके पिलीहा के अंदर, कहां पर है, पिलीहा के अंदर, या फिर इसको स्प्लीन कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लीन कहते हैं दोस्तों, इसी को हम तिल्ली भी कहते हैं ना, पिलीहा। तो ये आपके प्रभावित होगा, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 120 दिन आप जानते हो इसका दोस्तों, आपके वर्किंग डे, आपके कार्यकाल इसका 120 दिन होता है, आप जानते हो। इसके अलावा दोस्तों आरबीसी जो होती है आपके दोस्तों, आरबीसी जो होती है आपके दोस्तों, आरबीसी जो है इसमें केंद्रक नहीं मिलता, तो केंद्रक इसमें नहीं मिलता है, नोट करना। लेकिन दो इसके अपवाद है, ऊंट और लामा, ठीक है, ऊंट और लामा जो है इनमें केंद्रक मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊंट और लामा की जो आरबीसी है उसमें केंद्रक मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक दोस्तों मिलता है, ये आप नोट कीजिए। अगर दोस्तों हम ऊंचाई पर जाएंगे तो आपके नोट कीजिए, वहां पर लोगों में आरबीसी अधिक होती है आपके दोस्तों, इसलिए आपको दिखाई देगा कि उनका जो रंग आपके लाल होता है, ठीक है, लाल लाल आपके टमाटर जैसे होते हैं आपके ऊंचाई पर मिलने वाले लोग जो होते हैं वो, है ना, क्योंकि उनमें आरबीसी होती है, आरबीसी की संख्या अधिक होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होती है, उसको प्राप्त करने के लिए आरबीसी अधिक होती है आपके, ये ध्यान रखना है ना। ऑप्शन नंबर डी पिलिया आपके ठीक आंसर है। लाल सागर का दोस्तों लाल रंग किस कारण होता है, ठीक है, देखिए दोस्तों लाल रंग पूछूं आपसे, लाल रंग पूछूं आपसे तो लाल ज्वर पूछे आपसे दोस्तों किस कारण होता है आपके, ये आपके शैवाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगर दोस्तों शैवालों की संख्या में आपके अत्यधिक मात्रा में वृद्धि हो जाए तो इसको बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन, क्या बोलते हैं इसे, शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, या फिर इसे बोलते हैं आपके एल्गी ब्लूम, क्या बोलते हैं, एल्गी ब्लूम कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपके बहुत अधिक संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसको लाल ज्वर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लाल ज्वर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, नोट कर लेना है ना। अल्ना दोस्तों नामक हड्डी जो है कहां पाई, दोस्तों आपके अल्ना नामक हड्डी पूछो कहां पर, तो मैंने कहा ना अल्ना और रेडियस कहां पर है, हाथ में, ठीक है, भुजा के अंदर, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है, अल्ना और रेडियस हड्डी दोस्तों ना। आगे देखिए आपके दोस्तों गर्दन में एक हड्डी होती है यहां पर, ठीक है, इसको दोस्तों बोलते हैं क्लेविकल बोन ना, ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है। आप दोस्तों अपने हाथ लगाओ, यहां पर देखो आपके एक हड्डी मिलेगी, ठीक है, दोस्तों आपके नहीं होगी दोस्तों, मेरे दिखाई देगी ना, क्योंकि ब्यूटी बोन है ना, जिसके होती है वो सुंदर होता है रसगुल्ला, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा तो क्या ही दोस्तों होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एक हड्डी होती है ना, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, है ना, जिसके ये होती है उभरी हुई होती है आपकी, वो ब्यूटी बोन होता है, ठीक है। कई दोस्तों कुपोषण के शिकार होते हैं, उनके सारी हड्डियां उभरी होती है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कईयों के दोस्तों हड्डी होती है तो उनके उभरी होती है ना, बाकी जिनके ये भार होती है ब्यूटी बोन कहते हैं, इसको क्लेविकल बोन कहते हैं, ये आपकी ब्यूटी बोन कहलाती है, ठीक है। भुजा हो गया आंसर। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग, आपके आयोडीन, मैंने कहा ना आपसे ऑप्शन नंबर सी आपके आयोडीन ठीक आंसर है ना। अगर किस से तैयार दोस्तों होता है, ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर किस से बनता है दोस्तों ना, अगर जो आपके ये आपके शैवाल से बनता है, ठीक है, अगर किस से बनता है, शैवाल से बनता है, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। तो अगर किस से बनता है, शैवाल से बनता है दोस्तों आपके। ये काम पता किस में आता है, आइसक्रीम में दोस्तों काम आता है ना, आइसक्रीम जो होती है उनमें एक काम आता है दोस्तों अगर, ठीक है। तो अगर किससे, शैवाल से बनता है। पादप जगत में वह समूह जिसमें पौधों में बीज उत्पन्न होते हैं लेकिन दोस्तों फूल नहीं होते हैं, ठीक है। बताओ आपके दोस्तों, पूछूं आपसे, वह कौन सा आपके, तो आपके पौधों में बीज तो बनते हैं पर फूल नहीं है, कौन सा है, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इनमें आपके बीज तो होते हैं पर मैंने कहा ना बीज फलों के बाहर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। विडोल परीक्षण द्वारा जांच होती है, टाइफाइड, मैंने कहा ना टाइफाइड, जो विडोल परीक्षण आपके उसमें टाइफाइड में जांच होती है, ऑप्शन नंबर बी। एड्स पूछूं आपसे, ये आपके एड्स में आपके अलीसा टेस्ट होता है, ठीक है। दोस्तों कैंसर पूछूं आपसे, यहां तो कैंसर का अध्ययन आपके ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर, ठीक है। कैंसर का मतलब
कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि कैंसर होता है, ठीक है। और कैंसर में आपके कैंसर में होती है कीमोथेरेपी, क्या होती है, कीमोथेरेपी होती है, ठीक है। कोबाल्ट 60 का यूज भी कैंसर में करते हैं ना, नॉर्मल कैंसर में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में WBC बढ़ जाए दोस्तों आपके एक साथ में, तो इसे बोलते हैं ब्लड कैंसर ना, इसी को कहते हैं हम ल्यूकेमिया, क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ल्यूकेमिया कहते हैं ना। तो ब्लड कैंसर या फिर ल्यूकेमिया क्या, आपके WBC की संख्या में होने वाली वृद्धि आपके ब्लड कैंसर कहलाती है। मानव के कान में हड्डी कौन सी मिलती है, मानव के कान में हड्डी, देखो अब ये दोस्तों ऑप्शन आया आपके सामने, मानव के कान में हड्डी कौन सी, ठीक है। अब हम दोस्तों एक ही जानते हैं आपके कौन सी, स्टेपिस, ठीक है। पर मानव के कान में तीनों हड्डी मिलती है, कौन कौन सी आपके, इसको बोलते हैं MI, आपके MIS, मिस कहते हैं ना। तो मैलियस, इनकस और स्टेपिस तीनों मिलती हैं, ऑप्शन नंबर डी ने। एक कान में 3 हड्डी होती है, नाम सुना होगा आपने, 2 कानों में 6 हड्डी होती है, तो ये 3 हड्डी यही है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों खालिस्तान एक द्विबीजपत्री पौधा होता है। देखो मैंने आपसे कहा कि जो आपके एंजियोस्पर्म है वो 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है मोनोकोट्स, इसे कहते हैं हम एक बीजपत्री, है ना। एक होता है डाइकोट्स, क्या होता है, डाइकोट्स, इसे बोलते हैं द्विबीजपत्री। तो मोनोकोट्स और डाइकोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों मोनोकोट्स आपके एक बीजपत्री है, ग्रैमिनी कुल के जितने भी आपके जो पौधे हैं वो इसी में होते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपके गेहूं हो गया, गेहूं है, इसके अलावा चावल हो गया, लेकिन चावल दोस्तों आपके गेहूं चावल, बांस हो गया, लेकिन बांस है वो इसी में आता है, ठीक है। और डाइकोट्स पूछूं दोस्तों आपसे, तो डाइकोट्स पूछूं आपसे, तो डाइकोट्स क्या होता है आपके, डाइकोट्स आपके जिनमें 2 पीस होते हैं, जैसे कि आपके मटर हो गया, आपके तो मटर है, आपके काजू है, मटर काजू, तो चना हो गया आपके, सूरजमुखी हो गई, मूंगफली हो गई, लेकिन आपके मूंगफली है, ये सारे इसी में आते हैं डाइकोट्स के अंदर, ठीक है। तो गेहूं चावल बांस ये सारे आपकी किस में आएंगे, एक बीजपत्री में आएंगे, द्विबीजपत्री में सूरजमुखी आएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, तैयार है ना, कि वीट गेहूं किस कुल का है, ग्रैमिनी कुल का है, चावल किस कुल का है, ग्रैमिनी कुल का, आपको ध्यान रखना है ना। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, लेप्रोसी कहते हैं इसको, ठीक है, जीवाणु से होता है, मैंने कहा हैंसन रोग है ना, हैंसन रोग आपके जीवाणु से होता है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। निम्नलिखित में से सही सुमेल है, तो निमोनिया, फेफड़े, लंग्स में पानी भरना, निमोनिया, ठीक है। मोतियाबिंद दोस्तों आपके आंखों में होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि नहीं आपके आंखों में होता है मोतियाबिंद। पीलिया दोस्तों आपके ये आपके लीवर में होता है, पीलिया लीवर में पीला रंग होता है बॉडी का। मधुमेह रोग आपके ये आपके अग्नाशय ग्रंथि आपके जो है ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ती है वो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, निमोनिया ठीक आंसर है ना। आगे देखिए टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है ना, तो टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं आपके, तो पहली बात टेरिडोफाइट्स क्या होंगे आपके, तो पहली बात तो फेनोरागेमस दोस्तों नहीं होंगे ना, अपुष्पोद्भिद होंगे, ठीक बात है, ठीक है। तो अपुष्पोद्भिद संवहनी होंगे, ठीक बात है, मतलब कि जिनमें फूल और बीज तो दोस्तों नहीं होंगे, ये तो ठीक बात है, पर जाइलम फ्लोएम होगा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिनमें फूल बीज तो नहीं होंगे पर जाइलम फ्लोएम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिनमें फूल बीज तो नहीं है पर जाइलम फ्लोएम है ना, और ये तो आपके कौन होता है, ब्रायोफाइटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दोस्तों आज का अंतिम सवाल हो गया ना, ये हमारा आज का अंतिम सवाल हो गया। ये आपकी एक क्लास थी जिसमें मैंने दोस्तों आपको बॉटनी जो है, एक्चुअली में क्या है, देखो आप बायोलॉजी के कुछ चैप्टर तो आप खुद ही पढ़ लेते हो, मतलब उसको आपको आप जान चुके हो, बॉटनी आप थोड़ा कम पढ़ते हो ना, तो मैंने प्रयास किया आपको एक क्लास लेने का। ये जो है अगर आप कहोगे तो मैं आपको ऐसी एक आध क्लास और ले आऊँगा, ऐसी हम जो है ऐसी बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी की मिक्स क्लास जो है, जूलॉजी भी पढ़ सकते हैं हम लोग चाहें तो बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी की एक क्लास हम और ला देंगे आपके लिए, अगर आप कहोगे तो। अगर आपको आज ही क्लास से कुछ भी रिवीजन हुआ हो, कुछ भी ठीक सीखने को मिला हो तो अच्छी बात है ना। बाकी शनिवार था तो मुझे लगा कि यार कुछ पढ़ा दूँ आपको, और मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन लगभग करा दिए यहाँ पर, केवल 1.5 घंटे के अंदर क्वेश्चन पढ़ा दिए मैंने आपको, और उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से, कुछ रिवीजन आपका हो गया होगा, कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। जिन्होंने कभी बॉटनी नहीं पढ़ी है उनको भी कुछ सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत आपके जो वर्ड है उनसे सिमिलर आप हो गए होंगे। रोग के मैंने सारे पार्ट, देखो जीवाणु पढ़ाया, विषाणु पढ़ाया, कवक भी पढ़ाया, प्रोटोजोआ भी पढ़ा दिया मैंने आपको, अनुवांशिक रोग पढ़ाया, सिंड्रोम पढ़ा दिया, आँख की बीमारी पढ़ा दी, प्रोटीन की कमी से होने वाली
सब मैंने दोस्तों पढ़ाने का प्रयास किया आपको ना। एक विटामिन वाला और दोस्तों लिख लो ना, एक विटामिन वाला लास्ट लिख लो, फिर आपको छोड़ दूंगा। विटामिन वाला लिखना आपके, विटामिन ए पूछूं आपसे, विटामिन ए का दोस्तों नाम क्या होता है आपके, विटामिन ए जो आपके लिखना आपके, विटामिन ए बताओ फटाफट रोग कौन सा आपके विटामिन ए की कमी से दोस्तों आपके रोग कौन सा, रतौंधी रोग होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, आपको रात में दिखाई नहीं देना, ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और जीरोप्थेल्मिया रोग भी होता है ना, आंखें सूख जाती हैं, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया रोग जो है ये भी इससे होता है, ध्यान रखना, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया जो रोग है ये भी इससे होता है, ध्यान रखना है ना, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, ये भी सवाल पूछ सकता है आपसे ना, इसको भी नोट कर लो बेटा। विटामिन बी पूछूं आपसे, विटामिन बी1 आपके जो थियामिन है और बेरी बेरी रोग है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी12 पूछूं आपसे कौन होता है आपके, विटामिन बी12 साइनोकोबलिन होता है ना, विटामिन बी12 विटामिन है रेटिनोल, ठीक है, रेटिनोल होता है, विटामिन बी12 साइनोकोबलिन आपके कोबाल्ट धातु मिलती है इसमें और एनीमिया रोग से लड़ता है, ठीक है। विटामिन सी आपके एस्कॉर्बिक अम्ल है, नोट करना आपके, और स्कर्वी रोग कमी से होता है, और आपके इसमें मसूड़ों से खून आते हैं, इसे नाभिक रोग भी कहते हैं, विटामिन सी है ना, और आंवला के अंदर ये होता है, ठीक है, खट्टे पदार्थों में ये होता है ना। विटामिन आपके डी पूछूं आपसे, इसको रिकेट, इसको आपके कैल्सीफेरोल कहते हैं ना, कैल्सीफेरोल कहते हैं, इसकी कमी से आपके रिकेट्स, सूखा रोग या फिर ओस्टियोमलेशिया होता है। सनसाइन विटामिन कहते हैं, हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। तो विटामिन ई पूछूं आपसे, टोकोफेरोल होता है, विटामिन ई आपके टोकोफेरोल कहते हैं इसको, और जो जो आपके इनफर्टिलिटी जो होती है इसको रोकता है, बांझपन को रोकता है, अंकुरित चीजों में होता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन के पूछूं आपसे, फिलोक्विनोन कहते हैं इसको, फिलोक्विनोन कहते हैं विटामिन के को, और एनीमिया रोग इसकी कमी से होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब छोड़ते हैं आपको यहाँ पर से, आप लोग कहोगे गुरुजी बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो छोड़ दो वरना हम तो मर ही जाएंगे ना, तो छोड़ देते हैं हम आपको। आगे कैसी लगी क्लास बताना आप लोग, जो अगर आप डिमांड करोगे तो ऐसी और क्लास से रिवीजन हम आपका करवा देंगे, ठीक है। बाकी चलते रहिए, ध्यान रखिए अपना, फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। पूरा जून का माह रिवीजन कराने वाला हूँ, तो आ जाना कल सुबह 6 बजे, पूरा जून के माह का रिवीजन एक साथ होने वाला है कल सुबह 6 बजे। बाकी ऑल दी बेस्ट। ये क्लास मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं खाली था आज, तो मुझे लगा कि मैं खाली घूम रहा हूँ तो तुम कैसे खाली घूम सकते हो, तो मैंने तुम्हें लपेट लिया, और लगभग मैंने आपको 2 घंटे के आसपास लपेटा है भाई साहब। तो जय हिंद आप सभी को। मेरी जो शुरुआत में मैंने लाइन कही थी कि मैं रील देखने में व्यस्त था और मेरी मम्मी सोच रही थी कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, बहुत लोगों को आपसे उम्मीद है, उन उम्मीदों पे खरा उतरना आपका काम है। जय हिंद आप सभी को, ऑल द बेस्ट।